खूबसूरत बात कही है कि यू कांट क्रॉस अ सी मेयरली बाय स्टैंडिंग एंड स्टेयरिंग एट वाटर, कि भाई जो तुम्हारा एम है, तुम्हारा गोल है, उसके बारे में खड़े होके सोचने या फिर उसको देखने से कुछ नहीं होगा, उसके बारे में करना पड़ेगा। यू शुड टेक एन एक्शन टुवर्ड्स इट, अगर उसको हासिल करना है तो। और ये मैं बात आपको इसलिए बता रही हूं कि आपके एग्जाम 15 ऑफ फेब से हैं, जनवरी लास्ट चल रहा है, फेब आने वाला है और आपके पास ज्यादा टाइम नहीं बचा है। अभी तक आपके पास, आप सोच रहे थे 2 महीने हैं, बट ये कब निकल गए आपको खुद पता नहीं चला। साइंस एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो तीनों ही सब्जेक्ट्स हैं और तीनों सब्जेक्ट से 4 या फिर 5 चैप्टर हैं, वो भी बहुत ही लेंदी। अगर आप ये सोच रहे हो कि आप 30 मिनट्स में 1 घंटे में कवर कर लोगे, कोई वीडियो देख के आए हो, तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला। देखो लॉजिकली सोचो, जो चीज आपने पूरे साल पढ़ी नहीं है, एक भी बार रिवीजन नहीं किया है, सब क्लास में बताया गया है, सुनी है वो बातें, तो आपको वो कहां तक याद रहेंगी। फिजिक्स एंड केमिस्ट्री नीड्स प्रैक्टिस, एंड बायोलॉजी में डायग्राम में भी प्रैक्टिस की नीड है। अगर आप रेगुलर प्रैक्टिस नहीं करोगे, क्वेश्चंस को देखोगे नहीं, तो कैसे काम चलेगा भाई। अगर आपको कुछ करना है तो अभी से शस्त्र उठाना पड़ेगा। शस्त्र उठाओ पार्थ और लग जाओ भाई अपने काम में। अभी से पढ़ना स्टार्ट करोगे तो तुम्हारा गोल अचीव हो पाएगा भाई। अभी भी ज्यादा देर नहीं है, 15 दिन उधर के हैं, आज 20 हो गई है भाई, 10 दिन इधर के हैं, एंड 25 डेज में मेरे हिसाब से भाई मेरे बच्चे तोड़ के आएंगे, फोड़ के आएंगे अपने बोर्ड्स एग्जाम में। अगर अभी से मेहनत करना स्टार्ट कर दो तो ज्यादा देर नहीं हुई है भाई। सो भाई मैं हूं आपकी बायोलॉजी मेंटर फिजा, एंड वेलकम टू द बैक बेंचेस सीरीज। बैक बेंचेस सीरीज का भाई बायोलॉजी का ये लास्ट वन शॉट होने वाला है, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। ये भाई ये मोस्ट अवेटेड चैप्टर है, क्योंकि भाई क्लास 10th में ऑफलाइन वाले बच्चों ने मुझसे बार बार बोल रखा था भाई मैम कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का एक वन शॉट बना दीजिए, रिवीजन के लिए बहुत जरूरी है। तो फाइनली भाई कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन आ चुका है। बच्चों को ये चैप्टर थोड़ा सा टफ लगता है, बट टफ नहीं है। देखो भाई टफ तो कुछ नहीं है, 10th में क्या ही पढ़ा देंगे, MBBS वाला सिलेबस थोड़ी ना डाल देंगे। तो भाई हाँ, आप लोग के लिए थोड़ा सा टफ हो सकता है अगर थोड़ा समझने की कोशिश कम करो, वरना टफ कुछ नहीं है। दिमाग सबके पास इक्वल होता है। अगर हम लोग बात करें अपने टॉपर्स की, अगर हम लोग बात करें अपने बैक बेंचर्स की, तो सबके पास दिमाग इक्वल होता है, बस लगाने की देर होती है। चलो भाई स्टार्ट करते हैं हमारा वन शॉट, दैट इज ऑफ कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। क्या क्या पढ़ना है इसमें, देखो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन हमारी बॉडी में जितने भी काम होते हैं, जितने भी हम लोग वर्क करते हैं, वो कैसे होता है, हमारी बॉडी उसको कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट करती है। कंट्रोल का मतलब क्या है, देखो अभी हम लोग क्या एक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, आप कुछ बैठ के लिख रहे होगे, ठीक है, सुंदर सी हेडिंग डाल रहे होगे, तो हमारे हाथ ऐसे चल रहे हैं, ठीक है, आपके माइंड को पता है कि लिखना क्या है, कहां पर आपको कर्व जाना है, कहां पर आपको लाइन बनानी है, वो सब आपके माइंड को पता है, एंड यू आर डूइंग इट। ठीक है, मैं आपको जो बोल रही हूँ, मैंने आपको एक बहुत ही अच्छा मोटिवेशनल कोट बताया, लाइक संदीप महेश्वरी, ठीक है, देन मैं अपने हाथों से गेस्चर दे के भाई आपको बता रही हूँ। तो ये सब क्या है, हमारी बॉडी हमारे को कंट्रोल कर रही है, मेरा बैलेंस मेंटेन है, मैं खड़ी हूँ, हम मेरी ब्रेन की वजह से, हमारी बॉडी की वजह से, और हमारे सारे ऑर्गन आपस में कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। हमने खाना खाया है, हमारे बॉडी में डाइजेशन होना है, तो सारे ऑर्गन, एलिमेंट्री कैनाल या फिर डाइजेस्टिव ग्लैंड्स की बात करें, सारे ऑर्गन्स क्या कर रहे हैं, कोऑर्डिनेट करके उसको डाइजेस्ट करवाने का काम कर रहे हैं। बॉडी से कुछ एक्सक्रीट आउट होना है, तो भाई जितने एक्सक्रीटिव सिस्टम के जितने भी ऑर्गन हैं, ठीक है, वो सब ऑर्गन मिलके काम कर रहे हैं बॉडी से टॉक्सिन को एक्सक्रीट आउट करने में। तो ये होता है भाई कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। हमारी बॉडी हमारे अकॉर्डिंग या फिर बाहर के एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग हमारे को कंट्रोल करती है और कोऑर्डिनेट करके हमारे सारे काम इजी करती है। चलो एक एग्जांपल से बहुत अच्छे से समझते हैं। ये है भाई रोहित शर्मा, ठीक है, इनका नाम है भाई रोहित शर्मा। रोहित शर्मा को सब जानते हैं,
लेकिन ये हमारे वाले रोहित शर्मा हैं, ठीक है। अब देखो ये सुबह सुबह उठते हैं, अभी इनके वेकेशन चल रहे हैं, ये पहले जाते हैं स्पोर्ट्स एकेडमी, ठीक है, वहां कुछ खेलते हैं, फिर ये घर आते हैं, इनका वेकेशन चल रहा है, तो ये सारे काम भाई बहुत ही इत्मीनान से करते हैं। अब देखो ये गए भाई स्पोर्ट्स एकेडमी, वहां इनके कोच ने कहा कि भाई सबसे पहले आपको स्विमिंग करनी है, ठीक है। तो अब यहाँ पर जब रोहित शर्मा जी स्विमिंग कर रहे होंगे तो भाई स्विमिंग के लिए उनके माइंड को पता है कि दैट हम कहाँ जा रहे हैं, वाटर में जा रहे हैं, हमको उसके अकॉर्डिंग कोऑर्डिनेट करना है, हमको हाथ पैर नॉर्मली नहीं चलाने हैं, ठीक है। हमको क्या करना है भाई, हाथ स्विमिंग के अकॉर्डिंग, पैर स्विमिंग के अकॉर्डिंग कोऑर्डिनेट करना है। तो ये जो जितने भी ऑर्गन हैं स्विमिंग करते वक्त क्या करेंगे भाई, कोऑर्डिनेट करेंगे। क्यों? क्योंकि उनके ब्रेन ने उनको बताया है, ठीक है, उनका ब्रेन ये सब चीजें करवा रहा है विद द हेल्प ऑफ और भी ऑर्गन, वो बताएंगे बाद में, ठीक है, विद और भी थिंग्स जो बाद में पता चलेंगे, पहले ये समझो, ठीक है। अब इनके ब्रेन ने बताया, इनके ब्रेन को पता है कि भाई स्विमिंग करनी है, तो वो क्या करेंगे, अपने हाथ पैर उसी के अकॉर्डिंग कोऑर्डिनेट करेंगे। ओके, देन भाई रोहित शर्मा भी, ये वाले रोहित शर्मा ये बहुत अच्छे क्रिकेटर हैं, तो यहाँ पर ये स्विमिंग करने के बाद इनके कोच ने बोल दिया है भाई अब तुम जाओ क्रिकेट की प्रैक्टिस करो। तो ये क्रिकेट की प्रैक्टिस कर रहे हैं, इन्होंने ऐसे बैट उठाया, बॉल आ रही है, जैसे ही आई वैसे ही छक्का। तो भाई क्यों, ऐसा क्यों हुआ, बॉल आई भाई ऐसे क्यों मारा, क्योंकि इनके ब्रेन को पता है हाँ कोई चीज आ रही है, अब हमें अपना बैट उठाना है, उसी वक्त करेक्ट टाइम पे अपना बैट उठाना है और भाई ऐसे छक्का दे देना है, सिक्स एक मारना है। ऐसे क्यों होता है, क्योंकि भाई उनके ब्रेन ने ऐसा बोला है उनको, ठीक है। अब कोई चीज आ रही है वो रिफ्लेक्स कर, मतलब तुरंत जैसे ही आई वैसे ही बैट उठा के मार दिया, ठीक है। देन ये घर पहुंचे, इन्होंने बहुत सारा खेला, दोस्तों के साथ मजाक हंसी करा, ठीक है। घर पहुंचे, घर में क्या कर रहे हैं, ये खाना खा रहे हैं। अब खाना खा रहे हैं, जैसे ही खाना आया इनके नाक में खुशबू गई, इनके भूख बहुत ज्यादा बढ़ी, ठीक है। देन उसने अपना मतलब खाना ऐसे उठाया, मम्मी ने ला के रखा बड़े प्यार से, बहुत ही अच्छे बच्चे हैं क्योंकि ये, ठीक है। देन बहुत सारे व्यंजन हैं, इनके नाक में खुशबू गई, इन्होंने सेंस किया वो चीज, ठीक है, भाई बड़ी अच्छी खुशबू आ रही, बहुत अच्छा खाना होगा, ठीक है। देन कौर उठाया, कौर को सब चीजों में मिक्स किया, देन खाया। तो भाई ये जितनी भी चीजें कोऑर्डिनेट हैं, उठाना है, देन माउथ के अंदर डालना है, देन अब क्या करेगा, इंटरनल बॉडी हमारी क्या करेगी, इसी खाने को डाइजेस्ट करने का काम करेगी। हम लोगों ने लाइफ प्रोसेस में पढ़ा है, ईसोफेगस में जाएगी, देन स्टमक में जाएगी, स्टमक में ग्लैंड्स होंगे, वो क्या करेंगे भाई, वो हमारे डाइजेस्टिव जूसेस सिक्रीट करेंगे, ठीक है। देन वो डाइजेस्ट होंगी वो सारी चीजें, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, एब्जॉर्प्शन होगा हमारे फूड का, ठीक है। देन सारे कुछ होगा किसकी हेल्प से, डाइजेस्टिव सिस्टम की हेल्प से, डाइजेस्टिव ग्लैंड्स की हेल्प से, ठीक है। तो हमारी बॉडी में या फिर रोहित शर्मा की बॉडी में ये सारी चीजें किसकी वजह से हुई है, कोऑर्डिनेशन की वजह से हुई है। इनकी बॉडी भाई वेल केपेबल है कोऑर्डिनेट करने के लिए, और हमारी भी है, ठीक है। देन इनको मम्मी ने डांट दी है कि भाई हॉलीडे होमवर्क कंप्लीट करना है, तो ये हॉलीडे होमवर्क लेके बैठे हैं, पेन उठाया है, क्या लिखना है इनको पता है, इनके दिमाग ने इनको बताया है, मेमोरी। अब देखो यहाँ पर ये किसी बुक की हेल्प से नहीं लिख रहे हैं, इनको क्या करना है, बिना देख के लिखना है, तो इनके दिमाग में कुछ चीजें स्टोर होंगी, हाँ इन्होंने कुछ पहले पढ़ा होगा, तो वो भी किस में आता है, वो भी एक कंट्रोलिंग एंड कोऑर्डिनेशन का पार्ट है, ठीक है। मेमोरी स्टोरिंग है, मेमोरी स्टोर है, ठीक है। मेंटल एबिलिटी है इनके अंदर कुछ लिखने की, कुछ स्टोर करने की, कुछ सोच के लिखने की, ठीक है। हाथ ऐसे चला रहे हैं, इनको पता है कहाँ सी बनाना है, कहाँ ओ बनाना है, कहाँ एन बनाना है, ठीक है। तो ये सारी चीजें क्या है, ये सारी चीजें इज एग्जाम्पल ऑफ कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। हमारी बॉडी बाहर के एनवायरमेंट के हिसाब से अपने आप को कंट्रोल करती है और हमारे बॉडी ऑर्गन कोऑर्डिनेट करते हैं। इतनी सी बात जान लो, इसके आगे कुछ नहीं जानना है, इसके आगे बहुत सारी चीजें हैं जो समझनी है, अब ध्यान से समझो। चलो, जब भाई अब देखो यहाँ दो चीजें आती हैं, पहला तो आता है स्टिमुलस और दूसरा आता है कोऑर्डिनेशन। अब स्टिमुलस और कोऑर्डिनेशन है क्या, हमें जो चीज एनवायरनमेंट से मिलती है और हम उसके टूवर्ड्स रिस्पॉन्स करते हैं, तो वो जो चीज हमें एनवायरनमेंट से मिल रही है दैट इज कॉल्ड स्टिमुलस।
ठीक है। अब देखो हम किचन में गए, हमको किचन का कोई काम नहीं आता है, ठीक है, हमने मम्मी को खुश करने के लिए मम्मी की हेल्प करने की कोशिश करी। मम्मी को सब्जी बना रही थी, हमने ऐसे पैन अपने हाथ से ऐसे पकड़ लिया भाई, और हमें लगा भाई जोर का झटका, गरम गरम लगा, हमने तुरंत हाथ हटा लिया। ठीक है, तो स्टिमुलस क्या हुआ, स्टिमुलस वो हीट हुई जो पैन में थी, और हमने उसको क्या किया, सेंस किया। ठीक है, तो इन्वायरमेंट में ऐसा चेंज या फिर इन्वायरमेंट में ऐसा कुछ जिसको हम सेंस करते हैं, दैट इज कॉल्ड स्टिमुलस। याद रखना है, डेफिनेशन दी गई है, डिटेक्टेबल चेंज इन द इंटरनल एंड एक्सटर्नल एनवायरमेंट। ठीक है, ऐसे चेंजेस जो कि हमारे एनवायरमेंट में होते रहते हैं, दैट इज कॉल्ड स्टिमुलस। याद रहेगा। कोऑर्डिनेशन क्या होता है, कोऑर्डिनेशन हमारी बॉडी, अब उस गर्म पैन को छुआ, हमारी बॉडी ने क्या किया, तुरंत हाथ हटा लिया, हमने बिना सोचे समझे कुछ हाथ हटा लिया, तो ये क्या हुआ, हमारे बॉडी ऑर्गन ने कोऑर्डिनेट किया हमारे साथ। अगर नहीं होता तो भाई हमारा हाथ जल चुका होता, छाले पड़ गए होते। ठीक है, तो हमारी बॉडी ने, अब ये मैसेज कहाँ गया, मैसेज ब्रेन तक गया, ब्रेन तक तो अभी नहीं जाएगा फिलहाल, ये मैसेज कहाँ गया भाई, हमारे सोचने वाली न्यूरॉन तक गया। ठीक है, एंड वो न्यूरॉन्स ने जल्दी से भाई मैसेज पहुंचाया हाथ को, भाई वहां से हट जाओ, वहां खतरा है, वहां डेंजर है। तो कोऑर्डिनेशन के अकॉर्डिंग हमारे बॉडी ने कोऑर्डिनेट करके वो हाथ को हटा लिया। ठीक है, तो भाई कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन ह्यूमन बींग्स में दो ही चीजें आती हैं कि स्टिमुलस, एक कोऑर्डिनेशन। स्टिमुलस अगर कोई चीज बाहर की हम सेंस करेंगे और उसके अकॉर्डिंग कोऑर्डिनेट हम करेंगे तो हमारा जीवन अच्छे से चल सकता है। अच्छा, ये भी एक इम्पोर्टेंट पार्ट है हमारे लाइफ प्रोसेसेस का, सिंस इट इज नॉट गिवन इन द लाइफ प्रोसेसेस चैप्टर। वाई, क्योंकि लाइफ प्रोसेसेस में वही चैप्टर है जो हमारे लिए इतने इंपॉर्टेंट है कि भाई उसको परफॉर्म किए बिना मर जाएंगे। लेकिन कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन नहीं भी होगा हमारी बॉडी में तो हमारी बॉडी को हार्म पहुंचेगा, लेकिन हम मरेंगे नहीं। ठीक है, जिनके सेंस थोड़े वीक हो जाते हैं, ठीक है, जो अच्छे से सेंस नहीं कर पाते हैं अच्छे से चीजें, आपने देखा होगा बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो डिसेबल होते हैं। ठीक है, तो वो क्या करते हैं भाई, वो अच्छे से चीजें पकड़ नहीं पाते हैं, अच्छे से चल नहीं पाते हैं, तो उनका जो कोऑर्डिनेशन वाला सिस्टम होता है वो थोड़ा वीक होता है। ठीक है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो लाइफ नहीं सर्वाइव करते, वो लाइफ सर्वाइव करते हैं बट थोड़ी प्रॉब्लम्स के साथ। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे हम लोग को पढ़ना है भाई कुछ, अब स्टिमुलस की बात करी है तो कुछ हमारे अंदर भी कुछ ऑर्गन्स होते हैं, सेंस ऑर्गन, हिंदी में इनको बोलते हैं भाई इंद्रियां। ठीक है, तो कुछ सेंस ऑर्गन होते हैं जो हमारी चीजों को जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में हो रही है उनको क्या करते हैं, सेंस करने का काम करते हैं। अब देखो यहाँ पे पेन का कलर बदल लेते हैं पहले, और खूबसूरत सा कलर, कौन सा ले, खूबसूरत सा कलर कोई है ही नहीं भाई, ग्रीन ही ले लेते हैं। ठीक है, तो भाई कुछ रिसेप्टर्स होते हैं हमारे। अब रिसेप्टर्स क्या होते हैं, हमारे जितने भी सेंस ऑर्गन के बारे में आप सबको पता है। ठीक है, जितने भी सेंस ऑर्गन होते हैं वो क्या करते हैं, सेंस करते हैं। अब सेंस कैसे करते हैं, उनके ऊपर कुछ पोर लाइक स्ट्रक्चर होती है जिनको हम लोग बोलते हैं रिसेप्टर्स। ठीक है, रिसेप्टर्स क्या करते हैं, रिसेप्टर उन चीज को स्मेल करने का, उन चीजों को सेंस करने का काम करते हैं। जैसे कि भाई अगर हम लोग नोज की बात करें, ठीक है, तो नोज में कुछ रिसेप्टर होते हैं जो चीजों को स्मेल करते हैं। ठीक है, और अगर बात करें आइस की तो आइस में भी कुछ चीजें होती हैं जो चीजों को, आइस में भी कुछ रिसेप्टर्स होते हैं जो कि हमारे साइट्स को सेंस करने का काम करते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं भाई, कुछ सेंसरी ऑर्गन है बेसिकली। बात करें हमारे ईयर्स में क्या होते हैं भाई, फोनो रिसेप्टर्स होते हैं और फीनो रिसेप्टर्स होते हैं। ठीक है, हमारे ईयर्स में क्या होते हैं, फीनो रिसेप्टर्स होते हैं, हम सुन सकते हैं जिससे। ठीक है, अब ये रिसेप्टर कैसे होते हैं, ये हमारे सुनने में हेल्प करते हैं। ऐसी सेंस होती हैं भाई जो हमारे सुनने में हेल्प करती हैं। ठीक है, अब बात करें आइस की तो आइस में हमारे होते हैं फोटो रिसेप्टर जो हमें देखने में हेल्प करते हैं। ठीक है, फोटो रिसेप्टर जो कि भाई हमारी साइट का सेंस करते हैं। ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स हमारे नोज में होते हैं जो हमें स्मेल करने में हेल्प करते हैं, कोई भी खुशबूदार चीज आती है हम सूंघते हैं उसमें हेल्प करते हैं। ठीक है, थर्मो रिसेप्टर हमारे स्किन पे होते हैं। ठीक है, जैसे कि हमें कोई हीट लगी, हमें कोल्ड लग रहा है तो वो चीजें सेंस करते हैं हमारे स्किन के थ्रू। जब सर्दी लगती है,
जब गर्मी लगती है तो हमारे स्किन पे फील होता है, आउटर स्किन पे। तो आउटर स्किन पे हमारे थर्मो रिसेप्टर्स होते हैं, ठीक है, जो कि भाई टच को भी फील करते हैं, पेन और हीट को भी फील करते हैं। बात करें गस्टेटरी रिसेप्टर, ये हमारे टंग में होते हैं और ये क्या करते हैं भाई, हमारे कोई भी जैसे कि टेस्टी खाना मम्मी ने बनाया तो क्या करते हैं भाई, उसी को सेंस करते हैं। तो हमारी बॉडी में ऐसे ही ऑर्गन्स होते हैं जो चीजों को सेंस करने का काम करते हैं, जैसे कि हमारी नोज हो गई, आईज हो गई, स्किन हो गया, ठीक है, देन हमारे ईयर्स हो गए एंड टंग्स हो गया। तो डिफरेंट ऑर्गन डिफरेंट चीजों को सेंस करने का काम करते हैं, एंड इट इज बिकॉज कि उनमें क्या प्रेजेंट होते हैं, रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं। इतनी बात समझ में आई, आगे बढ़ते हैं। चलो, अब कोऑर्डिनेशन इन ह्यूमन पढ़ना है, ह्यूमन बॉडी कैसे कोऑर्डिनेट करती है। तो ह्यूमन बॉडी के अंदर दो सिस्टम होते हैं मेनली, ठीक है। अगर हम लोग बात करें ह्यूमन में, और जो मतलब हाईली डेवलप्ड ऑर्गेनिज्म होते हैं उन सब में ये होता है कि भाई एक चीज होती है नर्वस सिस्टम और एक चीज होती है एंडोक्राइन सिस्टम। अब नर्वस सिस्टम क्या करता है, ये नर्वस सिस्टम है क्या भाई, नर्वस सिस्टम में ऐसी चीजें आती हैं जो हमारे जैसे कि स्टिमुलस हो रहा है, आउटर एनवायरनमेंट में जो चीजें हो रही हैं उसको कैसे क्या करती हैं भाई, उसके इम्पल्स, जैसे कि जो मैसेजेस हैं आउटर एनवायरनमेंट में, चीज हमने जली हुई कोई मतलब गर्म कोई चीज छुई, ठीक है, तो वही वो मैसेज, वो इम्पल्स कहाँ तक लेके जाएंगी, ब्रेन तक लेके जाएंगी, और ब्रेन हमारा मैसेज ट्रांसफर करेगा फिर हाथ तक, और वो बोलेगा कि भाई वहां से हाथ हटा लो, वहां पर भाई खतरा है अभी, ठीक है। तो ये जितना भी काम होता है हमारे ब्रेन तक मैसेज पहुंचाना, ब्रेन से मैसेज लाना, ये नर्वस सिस्टम का काम होता है, ठीक है। तो बेसिकली ये इम्पल्स को ट्रैवल करवाते हैं, इम्पल्स को ट्रांसफर करते हैं। इम्पल्स याद रखो भाई, हमारे मैसेज। चलो, एंडोक्राइन सिस्टम। अब एंडोक्राइन सिस्टम जैसे कि हमारी बॉडी में सडन चेंज होते हैं, बहुत सारे चेंज होते हैं, डेवलपमेंट के लिए होते हैं, प्यूबर्टी के ड्यूरिंग होते हैं, ठीक है, मेंस्ट्रुएशन के ड्यूरिंग होते हैं, तो इनमें कुछ हार्मोन रिलीज होते हैं, ओके, और हार्मोन्स हमारे डायरेक्टली ब्लड स्ट्रीम में रिलीज होते हैं। तो ये किसकी वजह से होता है, हमारे बॉडी के अंदर होता है एंडोक्राइन सिस्टम। एंडोक्राइन सिस्टम में कुछ ग्लैंड्स आती हैं जो इन हार्मोन्स को सिक्रेट करती हैं। तो इन दोनों, अगर हम लोग बात करें नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम के ही हेल्प से, इन दोनों की हेल्प से हमारी बॉडी कोऑर्डिनेट करती है। चलो, इसको ध्यान से समझना टॉपिक को कि भाई नर्वस सिस्टम बेसिकली होता क्या है। तो नर्वस सिस्टम हमारी बॉडी का वो सिस्टम है जो हमारी बॉडी को बेसिकली, ठीक है, प्राइमरीली जो कंट्रोल करता है और कोऑर्डिनेट करवाता है। हमें अपने हाथ का जेस्चर ऐसे रखना है, ठीक है, हमको ये लिखना है, हमने सोचा, हमने थिंक किया, हमने यहाँ पर सी बनाया, ओ बनाया, एन बनाया, ठीक है, टी बनाया, ओ बनाया, ठीक है। तो ये किसने कोऑर्डिनेट किया, ये किसने, हम मेरे हाथों ने कोऑर्डिनेट किया, लेकिन किसकी वजह से, हमारे ब्रेन की वजह से, ठीक है। ब्रेन इज द पार्ट ऑफ नर्वस सिस्टम। तो यहाँ पर ये दिया है जो सिस्टम होता है हमारी बॉडी में, जो कंट्रोल और कोऑर्डिनेट कर रहा होता है जितनी भी एक्टिविटीज हमारी बॉडी में परफॉर्म होती हैं, ठीक है, किसकी वजह से, एक्सटर्नल और इंटरनल स्टिमुलाई की वजह से, ठीक है, और किसकी वजह से, अब एक्सटर्नल इंटरनल जो हमें स्टिमुलाई मिल रहा है, ठीक है, उसकी वजह से क्या होगा, नर्व इंपल्स होगा, नर्व ट्रैवल करके मैसेज ले जाएंगे ब्रेन की तरफ, ब्रेन से मैसेज लाएंगे, ठीक है। और यही सारा जो प्रोसेस है किसके अंडर होता है, मतलब कौन करता है, नर्वस सिस्टम करता है, ठीक है। नर्वस सिस्टम इज द मास्टर सिस्टम ऑफ बॉडी। अगर ये खराब हो गया भाई तो आप कोई भी कार्य, कोई भी क्रिया कर्म अच्छे से नहीं कर सकते। चलो आगे बढ़ते हैं भाई। यहाँ पर अब देखो, हर चीज की एक बेसिक यूनिट होती है। तो नर्वस सिस्टम की जो बेसिक यूनिट है दैट इज न्यूरॉन। कुछ स्पेशलाइज सेल होती हैं, ये न्यूरॉन्स सेल होती हैं, ठीक है, जिनकी वजह से नर्वस सिस्टम में अच्छे से नर्व इंपल्स, नर्व कंडक्शन होते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं भाई। नर्वस सिस्टम का फंक्शन क्या है। तो भाई हमें पता है मोटा मोटी तौर से कि नर्वस सिस्टम का फंक्शन क्या है। नर्वस सिस्टम हमारे बॉडी में जितनी भी चीजें हैं उनको कंट्रोल करते हैं, वेरियस फंक्शन परफॉर्म करवाते हैं हमारी बॉडी में, ठीक है। देन यहाँ पर ये बात दी गई है, हमारी बॉडी पार्ट आपस में मिलकर कोऑर्डिनेट करती है हमारी बॉडी के जितने भी ऑर्गन है। जैसे कि एग्जांपल डाइजेशन, हमारी बॉडी में फूड गया तो अलग अलग ऑर्गन मिलकर उसको डाइजेस्ट करवाते हैं, ठीक है। फाइनली वेस्ट मटेरियल एक्सक्रीट करवाते हैं। तो किसने किया भाई, हमारी बॉडी के नर्वस सिस्टम उसको क्या दे रहे हैं भाई, मैसेज ट्रांसफर कर रहे हैं। कुछ एंडोक्राइन सिस्टम का भी काम है, ग्लैंड से हार्मोन सिक्रीट करना, कुछ एक्सोक्राइन ग्लैंड्स का भी काम है। तो बहुत सारी चीजें इसमें
इसमें इंक्लूड होती हैं, ठीक है। नर्वस सिस्टम हमारी थिंकिंग, मेमोरी, मेंटल एबिलिटीज, ठीक है, इमोशंस को भी कंट्रोल करता है, ठीक है। एंड देन हमारे जो सर्टेन रिएक्शंस होते हैं, ठीक है भाई, जैसे कुछ चीजें टच करके हमें शॉक लगता है, भाई अभी हमने कुछ इलेक्ट्रिक चीज छुई, ठीक है, जैसे कि कोई तार वार छू लिया, वायर छू लिया, तो हमें भाई शॉक लगा, हमने अपना हाथ ऐसे उठाया, तो भाई जितनी भी हमारी बॉडी में चेंजेस एक्सटर्नल स्टिमुलाई के अकॉर्डिंग जो चेंजेस हुए, जो चेंजेस इन द सेंस हमने हाथ से हाथ हटाया, गर्म चीज को छू के हाथ हटाया, तो किसने किया भाई, वो नर्वस सिस्टम ने ही करवाया। चलो, तो भाई नर्वस सिस्टम हमारी बॉडी का मास्टर सिस्टम है, याद रखना। चलो भाई, नर्वस सिस्टम कैसा दिखता है हमारी बॉडी का? नर्वस सिस्टम कुछ ऐसा दिखता है, ठीक है। अब नर्वस सिस्टम में कुछ मेन चीज आती है, याद रखना। पहला तो ब्रेन है, दूसरा स्पाइनल कॉर्ड है, ये देखो यहाँ ब्रेन है, ठीक है, ये हमारी गई है स्पाइनल कॉर्ड। देन हमारे कुछ आते हैं नर्व्स, तीन चीजें आती हैं, ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड एंड नर्व्स, ठीक है। नर्व्स क्या होती हैं? नर्व स्पेशलाइज्ड सेल होती हैं, जो कि हमारे बॉडी में पूरी, और सबसे लॉन्गेस्ट सेल भी होती है, याद रखना। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट लार्जेस्ट सेल, आई एम टॉकिंग अबाउट लॉन्गेस्ट, सबसे लंबी सेल होती है हमारी बॉडी की, याद रखना। ब्रेन हमारा मास्टर ऑर्गन होता है हमारी बॉडी का, ठीक है। स्पाइनल कॉर्ड अलोंग विद द स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। स्पाइनल कॉर्ड क्या होती है? स्पाइनल कॉर्ड हमारी ब्रेन के से निकली हुई एक लंबी सी टेल होती है, जो वर्टिब्रा में क्या होती है भाई, सेफ होती है। अब इसको आगे बढ़ते हैं कि भाई न्यूरॉन, जो हम नर्व सेल बोल रहे हैं, सबसे लॉन्गेस्ट सेल और सबसे इंपॉर्टेंट सेल, ठीक है, बेसिक सेल, वो होती क्या है? अब देखो भाई, जो हमारी नर्व सेल है, इनके कुछ स्पेशल फंक्शन होते हैं, ठीक है, ये बहुत बहुत ही ज्यादा हमारे लिए जरूरी है। एक भी ये नर्व डैमेज हो जाती है तो भाई हमारे ऑर्गन को कहीं ना कहीं इफेक्ट होता है, ठीक है। ये जो नर्व सेल है, ये ऐसी सेल है, स्पेशलाइज सेल है, जो हमारी बॉडी में बहुत तेजी से, बहुत तेजी, वी कैन ऑल्सो से एट द स्पीड ऑफ लाइट, मतलब ऐसा है तो नहीं, बट वी कैन से एट द स्पीड ऑफ लाइट हमारे मैसेज को, इंपल्स को ट्रांसफर करती हैं, बहुत तेज होती हैं भाई। मतलब जितना तेज तुम नहीं चलते हो, उतनी तेज तुम्हारी नर्व्स चलती हैं। और हमारी बॉडी में मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स हैं, मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ नर्व सेल हैं, ठीक है, जो हमारी बॉडी में आपस में कनेक्टेड होती हैं और हमारे बॉडी ऑर्गन्स को कोऑर्डिनेट करवाती हैं। ओके, अब इसको डिटेल में पढ़ना है भाई। न्यूरॉन देखो कुछ ऐसा दिखता है, डायग्राम आएगा तो बना लेना, ठीक है। कैसे बनाओगे भाई? एक इजी मेथड बताती हूँ मैं, ओके। मैंने अपने ऑफलाइन वाले बच्चों को भी बताया हुआ है एक बहुत ही ज्यादा इजी मेथड। पहले यहाँ पर ऐसे गोला बनाना है, ठीक है, देन ऐसे सी बनाना है, और 4-5 सी बना लो इसके अराउंड। अब जब तुम यहाँ सी बनाओगे तो यहाँ से ऐसे पहले लाइन बना लो, ठीक है, और यहाँ से ऐसे ब्रांचेस कर दो। दिख रहा है सबको भाई? चलो, अब भाई यहाँ पर जो तुमने सी बनाया है इसको अच्छा कर लो भाई, यहाँ से ऐसे डेंड्राइट्स निकाल लो। ये डेंड्राइट्स है क्या, ये बताती हूँ मैं। बहुत बड़ी बड़ी ब्रांचेस बन रही हैं, ठीक है, तो डोंट माइंड। देखो देखते जाना और प्रैक्टिस इसे करने तक बहुत इजी है यार, और ये आएगा ही आएगा, नोट कर लो मेरी बात, ठीक है। देन यहाँ पर हम लोग बनाएंगे एक्सॉन। भाई 2x पे लगा लो वीडियो, लेकिन 2x पे लगा लोगे फिर समझ नहीं आएगा कौन सा स्टेप क्या क्या है। और भाई तुम लोग की ड्राइंग इतनी बेकार है, इतनी बेकार है, मतलब कुछ समझ में ही नहीं आता है कि भाई क्या बनाया है तुम लोगों ने। पूरा नीले से ही बना दिया है, मजबूरी थी मेरी। चलो भाई, कुछ ऐसा दिखता है भाई हमारा, इसका सर कुछ ज्यादा ही बड़ा हो गया, कोई बात नहीं, ठीक है। कुछ ऐसा दिखता है हमारा न्यूरॉन। अब देखो इसमें होते क्या है, इसमें ये जो हम लोग ने ब्रांचेस बनाई है इनको बोलते हैं डेंड्राइट्स। क्या बोलते हैं? ये 9th क्लास में पढ़ा होगा यार तुम लोगों ने, 9th क्लास में सेल वाले चैप्टर में नर्व सेल पढ़ा होगा यार, नर्व टिश्यू में पढ़ा होगा न्यूरॉन,
ठीक है। तो भाई अगर बात करें ये जो ब्रांचेस है इनको बोलते हैं डेंड्राइट्स। क्या बोलते हैं? डेंड्राइट्स बोलते हैं। अब ये जो डेंड्राइट्स होती है ये होती क्या है भाई? ये हमारे बॉडी से क्या करती हैं? सिग्नल रिसीव करती हैं। ठीक है। अब भाई डायरेक्ट बॉडी से तो नहीं, किसी ऑर्गन से कनेक्ट होंगी, वहां सिग्नल रिसीव करेंगी, देन ये कहाँ देती हैं? एक अनदर सेल। अब यहाँ पर जो डेंड्राइट्स है, ये डेंड्राइट्स किसी ना किसी, अब ये इंटरकनेक्टेड होते हैं न्यूरॉन। ठीक है। अब यहाँ पर जो एक्सॉन एंडिंग एंड हो रही है, अब ये किससे कनेक्टेड होगी? किसी और न्यूरॉन के डेंड्राइट से। ठीक है। तो ऐसे ही न्यूरॉन आपस में कनेक्टेड होते हैं, तो किसी और क्या लेती हैं भाई? जैसे कि ये किसी और न्यूरॉन से कनेक्टेड है तो उसके नर्व एंडिंग से क्या लेंगी भाई? सिग्नल लेंगी। तो दूसरे न्यूरॉन से सिग्नल लेती हैं, रिसीव करती हैं। सेल बॉडी क्या है? सेल बॉडी भाई ये वाली जो बॉडी है बड़ी सी, इसमें क्या होता है? एक प्यारा सा न्यूक्लियस होता है, ये देखो। ठीक है। न्यूक्लियस क्या है भाई? इसको बताता है, इसको अच्छे से काम करवाता है, मास्टर होता है भाई हमारे सेल का, हमें पता है। जेनेटिक मटेरियल भी कंटेन करता है। ठीक है। एक्सॉन क्या होता है? ये जो बड़ी सी ऐसे बनी हुई है, एक्सॉन क्या होता है? एक्सॉन हमारे नर्व इंपल्स को अलोंग द सेल ट्रांसफर करवाता है। अब नर्व इंपल्स यहाँ पर आ गया है, यहाँ जाएगा, देन एक्सॉन क्या करवाएगा? उसको नर्व एंडिंग तक भेजेगा। ठीक है। देन एक शीट चढ़ी होती है, दैट इज नोन एज माइलिन शीट। ठीक है। तो माइलिन शीट क्या करती है? एक्सॉन को हेल्प करती है। ठीक है। एक्सॉन को हेल्प करती है कि भाई वो जो नर्व का कंडक्शन हो रहा है, इलेक्ट्रिक इंपल्स वही मैसेज। ठीक है। इलेक्ट्रिक इंपल्स वही मैसेज, जो मैसेज हमारे डेंड्राइट्स को मिला है, वो मैसेज को अच्छे से ट्रांसफर करवाने में हेल्प करती है। कौन? माइलिन शीट हेल्प करती है कि भाई उसका जो स्पीड है वो तेज हो जाए। ठीक है। एक बहुत ही ज्यादा हाई स्पीड से वो नर्व इंपल्स ट्रांसफर हो। अब देखो भाई ये कह रहा है कि एक्सॉन टर्मिनल या फिर एक्सॉन एंडिंग, नर्व एंडिंग पे क्या होते हैं? कुछ इलेक्ट्रिकल और केमिकल सिग्नल या फिर इंपल्स ट्रांसफर होते हैं टू द अदर न्यूरॉन। अब ये इलेक्ट्रिकल और केमिकल, इलेक्ट्रिकल तो हमें पता है भाई, जो इलेक्ट्रिक स्पीड से क्या आ रहे हैं भाई? हमारे मैसेज आ रहे हैं। लेकिन एक केमिकल इंपल्स क्या है? तो भाई जो नर्व एंडिंग है, यहाँ पर कुछ केमिकल रिलीज होते हैं, दैट इज कॉल्ड न्यूरोट्रांसमीटर्स। ठीक है। उसकी चर्चा हम लोग साइनेप्स में जाके करेंगे। अब ये सिनेप्स होते क्या है, इसको याद रखना भाई। यहाँ पर सुंदर सा हम लोग पहले न्यूरॉन बना लेते हैं, क्योंकि आई लव टू ड्रॉ न्यूरॉन्स। ठीक है। किस कलर का बनाए भाई? ब्लू कलर का बनाते हैं। चलो अब देखो, छोटे छोटे बनाएंगे भाई। ठीक है। क्यूट क्यूट से, गर्ल्स लव क्यूट थिंग्स। हमारा न्यूरॉन भी क्यूटी पुगी होने वाला है। ये दानव जैसा क्यों लगने लगा है? अरे अरे, ये क्यूट और पूकी से क्या हो गया भाई? इसको चल रहे हो ना तुम? चलो ठीक है। अब ये एक ये न्यूरॉन है। ठीक है। अब यहाँ पर दूसरा न्यूरॉन बनाते हैं, छोटा सा पूकी सा। ठीक है। चलो, अरे समझ लो यार, ये न्यूरॉन है, पूकी सा नहीं है। ठीक है। छोटा सा है। ठीक है भाई, ये हमारे दो न्यूरॉन बने हैं। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर इसको, इस वाले पार्ट को भाई थोड़ा अच्छे से बनाते हैं। इस वाले पार्ट का बहुत काम है। ठीक है। इस वाले पार्ट को हम लोग, ये हमारी है नर्व एंडिंग। ठीक है। सबको पता है भाई। चलो, अब ये जो नर्व एंडिंग है, यहाँ पर
गैप होता है बिटवीन वन न्यूरॉन, मतलब एक न्यूरॉन और दूसरे न्यूरॉन के बीच में थोड़ा सा गैप होता है, ठीक है, थोड़ा सा गैप होता है, और उसी गैप को हम लोग बोलते हैं भाई, आओ आओ, और उसी गैप को हम लोग क्या बोलते हैं, साइनैप्स बोलते हैं, ठीक है, फिर सिनैप्स बोलते हैं, ठीक है। जो गैप्स हैं इन्हीं को क्या बोलते हैं, सिनैप्स बोलते हैं। अब ये गैप में होता क्या है, यहाँ पर एक न्यूरॉन और दूसरे न्यूरॉन के बीच में जो गैप है, यहाँ पर रिलीज होते हैं केमिकल नोन एज न्यूरोट्रांसमीटर्स, याद रखना, न्यूरो ट्रांसमीटर्स। अब ये न्यूरोट्रांसमीटर्स करते क्या है, ये केमिकल है, याद रखना भाई, ठीक है, केमिकल रिलीज होता है इन द सिनैप्स बिटवीन दीज गैप, जो एक डेंड्राइट्स और दूसरे नर्व एंडिंग के बीच में गैप है, यहाँ पर केमिकल रिलीज होता है। अब ये केमिकल का काम क्या होता है, ये केमिकल हमारे इलेक्ट्रिकल इंपल्स को एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में ट्रांसफर करने का काम, वो गैप है। अब वो गैप को क्या करेगा भाई, जब एक सिनैप्स क्या करेंगे भाई, जब न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज करेंगे तो न्यूरोट्रांसमीटर कहाँ पर जाएंगे, डेंड्राइट्स के पास जाएंगे, वही नर्व इंपल्स लेके, ठीक है, और इसकी वजह से क्या होता है भाई, हमारी मैसेज जो फिर नर्व इंपल्स है, इलेक्ट्रिकल इंपल्स है, वो स्पीड अप होती हैं, याद रखना। चलो यहाँ पर एक और चीज है, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, अब देखो हमारे बॉडी में बहुत सारे न्यूरॉन्स हैं, पता है, बहुत सारे नर्व सेल्स हैं। अब नर्व सेल्स आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड है, बट कहीं ना कहीं आके वो क्या होंगे भाई, हमारे बॉडी पार्ट से भी कनेक्टेड होंगे, बॉडी ऑर्गन से भी कनेक्टेड होंगे। तो जब नर्व किसी भी मसल से, बॉडी मसल से आके कनेक्ट होते हैं, तो जो कनेक्शन का पॉइंट होता है उसको हम लोग बोलते हैं न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। अब देखो यहाँ देखो, कोई भी नर्व हमारे बॉडी ऑर्गन की मसल से कनेक्ट होगी, ठीक है, तो देखो भाई जैसे कि ये नर्व है, ये नर्व एंडिंग है, ठीक है, ये मसल से कनेक्ट हो रही है, इसको जूम करके देखते हैं, ये देखो भाई सिनेप्टिक एंड है, ये क्या हो रहा है, मसल से कनेक्ट हो रहा है। तो ये जो पॉइंट ऑफ कनेक्शन है, ये पॉइंट ऑफ कनेक्शन जिस पॉइंट से हमारे जो नर्व एंडिंग है और मसल्स है वो कनेक्ट हो रही है, ये पॉइंट क्या कहलाता है, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन कहलाता है, याद रखना, NMJ, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन इज द पॉइंट ऑफ कनेक्शन बिटवीन अ मोटर न्यूरॉन एंड मसल फाइबर। मोटर न्यूरॉन क्यों, नर्व हमारी तीन टाइप की होती है, सेंसरी न्यूरॉन, ठीक है, सेंसरी न्यूरॉन, मोटर न्यूरॉन और इंटर कनेक्टेड या फिर रिले न्यूरॉन, ठीक है। तो ये जो मोटर न्यूरॉन होती है मैसेज लाती हैं ब्रेन से, अब ये लाएंगी तो कहां पर जाएंगी, किसी ऑर्गन, किसी मसल के पास जाएंगी। तो भाई नर्वस सिस्टम के होते हैं दो पार्ट, मतलब कि भाई नर्वस सिस्टम दो पार्ट में डिवाइड है। पहले बात करें तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम, और दूसरे सिस्टम की बात करें तो दूसरा सिस्टम होता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, इसको हम लोग बोलते हैं CNS और इसको हम लोग बोलते हैं PNS, ठीक है। अब ये CNS और PNS है क्या, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, सेंट्रल नर्वस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स, पहला तो हमारा ब्रेन और दूसरा है स्पाइनल कॉर्ड। ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम क्यों है, क्योंकि भाई ये बिल्कुल हमारी बॉडी के सेंटर में प्रेजेंट होता है, दो चीजें होती हैं, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से कनेक्टेड, ठीक है, तो इट इज अ पार्ट ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में हमारी बॉडी में जितनी भी नर्व्स होती हैं वो किस में आती हैं, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में आती हैं। अब देखो भाई ये जो हमारी पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की जो नर्व्स हैं वो कैसी होंगी, ब्रेन से कुछ कनेक्टेड होंगी, ब्रेन से निकल रही होंगी, ठीक है, स्पाइनल कॉर्ड से कनेक्टेड होंगी, स्पाइनल कॉर्ड से। तो ये जो कनेक्टेड नर्व्स हैं और हमारी पूरी बॉडी में गई हैं, तो इट इज द पार्ट ऑफ पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, ठीक है। दो तरीके की नर्व्स हमें देखने को मिलती है, पहला तो क्रेनियल नर्व्स है। क्रेनियल नर्व्स हमारी ऐसी नर्व्स होती हैं जो डायरेक्टली ब्रेन से कनेक्टेड होती हैं, और हमारी होती है स्पाइनल नर्व्स। स्पाइनल नर्व्स वो नर्व्स होती हैं जो हमारे स्पाइनल कॉर्ड से कनेक्टेड होती है, ठीक है। अब यहाँ जानना है टाइप्स ऑफ नर्व्स। टाइप्स ऑफ नर्व, पहला तो भाई हमारी है सेंसरी नर्व्स या फिर सेंसरी न्यूरॉन्स बोल सकते हैं हम लोग उनको, ठीक है। देन दूसरी है मोटर न्यूरॉन्स, अरे अरे फिक्र मत करो, बताएंगे क्या होता है। और तीसरी है रिले,
रिले को हम लोग बोलते हैं इंटरकनेक्टेड, ठीक है, इनको हम लोग क्या भी बोलते हैं, इंटरकनेक्टेड। अब ये देखो, जो सेंसरी, मोटर और इंटरकनेक्टेड है, इनका काम क्या होता है। हमारी बॉडी में कोई भी मैसेज जाता है, जब बॉडी ऑर्गन से ब्रेन तक या फिर स्पाइनल कॉर्ड तक जो मैसेज लेके जाती है, वो नर्व्स कहलाती हैं सेंसरी नर्व्स या फिर सेंसरी न्यूरॉन्स, ठीक है। ऐसे नर्व्स, ऐसी न्यूरॉन जो कि हमारे बॉडी पार्ट से लेके कहां तक मैसेज लेके जा रही हैं, याद रखो इसको भाई, लिख लो कहीं पर, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। हमारे बॉडी से लेके ब्रेन या फिर स्पाइनल कॉर्ड तक जो नर्व्स लेके जाती हैं मैसेज, वो क्या कहलाती है, सेंसरी नर्व्स या फिर सेंसरी न्यूरॉन। और मोटर न्यूरॉन क्या होती है, अब देखो मैसेज पहुंचा हमारे ब्रेन तक, ब्रेन सोच के रिस्पॉन्ड करेगा। ब्रेन सोच के रिस्पॉन्ड कैसे करेगा, ब्रेन मैसेज भेजेगा हमारी बॉडी ऑर्गन तक। तो जो ब्रेन से बॉडी ऑर्गन तक हमारी नर्व्स मैसेज लेके आती है, वो कौन लेके आती है भाई, मोटर न्यूरॉन्स, ठीक है। अब यहाँ पर एक काम रह गया है, दैट इज हमारा रिले और इंटर न्यूरॉन। अब रिले और इंटरकनेक्टेड न्यूरॉन्स का मतलब क्या है, ये क्या करती हैं, तो भाई जब हमारा ब्रेन सेंसरी न्यूरॉन जब मैसेज लाती है, हमारा ब्रेन को सोचता है और आंसर देता है या फिर इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, तो इन्हीं रिले न्यूरॉन्स क्या करती है, रिले न्यूरॉन्स मोटर न्यूरॉन्स और सेंसरी न्यूरॉन्स को आपस में कनेक्ट करती है। सेंसरी न्यूरॉन मैसेज लेके आया, रिले न्यूरॉन ने मैसेज ट्रांसफर किया मोटर न्यूरॉन को, फिर मोटर न्यूरॉन लेके गया, ठीक है। तो भाई ये कनेक्टिंग ब्रिज है जो रिले और मोटर को, सॉरी सेंसरी और मोटर को आपस में कनेक्ट करती हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। हमारी बॉडी में, ह्यूमन बॉडी की बात करें तो हमारी बॉडी में एक स्टिमुलाई का कैसे क्या रिस्पॉन्स करती है, हमारी बॉडी किस तरीके से करती है। हमें कोई स्टिमुलाई मिला, कोई स्टिमुलस मिला, हमने छुआ कोई गर्म चीज, ठीक है, तो हमारी बॉडी ने कैसे रिस्पॉन्स किया, क्या क्या प्रोसेस इन्वॉल्व होंगे उसमें, ध्यान से देखना। यहाँ पर सबसे पहले हमारी बॉडी को क्या मिला, स्टिमुलस मिला, ठीक है। स्टिमुलस किसके ऊपर मिला, किसी रिसेप्टर ऑर्गन, सोच लो भाई हमारे हैंड को, ठीक है, यहाँ पर रिसेप्टर ऑर्गन्स क्या ले ले भाई, हैंड गरम छुआ, ठीक है। स्टिमुलस क्या था, स्टिमुलस हीट थी, ठीक है। हीट को किसने छुआ भाई, हैंड को छुआ, ठीक है। रिसेप्टर ऑर्गन्स ने जो हमारी स्किन है, ठीक है, स्किन में जो रिसेप्टर है, थर्मो रिसेप्टर, उन्होंने फील की हीट, ठीक है। अब ये जो जाएगी कहाँ जाएगी भाई, सेंसरी न्यूरॉन वो रिसेप्टर ऑर्गन से कनेक्टेड होंगी, वो मैसेज लेके जाएंगे भाई ब्रेन तक कि, ठीक है, ब्रेन या फिर स्पाइनल कॉर्ड तक लेके जाएंगे, स्पाइनल कॉर्ड से कहेंगे भाई अरे गरम चूहा है। अब देखो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर जो चीज सडन होती है, रिफ्लेक्स एक्शन, ठीक है, वो ब्रेन तक नहीं पहुंचता, पहले वो स्पाइनल कॉर्ड तक पहुंचता है। तो ये स्पाइनल कॉर्ड तक जाएगा मैसेज, स्पाइनल कॉर्ड क्या करेगा, जल्दी काम करके भाई सोच के क्या करेगा भाई, हाथ को हटाने का मैसेज भेजेगा, किसके थ्रू, मोटर नर्व्स के थ्रू, ठीक है। और मोटर नर्व्स फाइनली इफेक्टर्स क्या होते हैं, इफेक्टर्स हमारी मसल्स होते हैं या फिर ऑर्गन्स होते हैं, ठीक है, मसल्स होती हैं या फिर क्या होते हैं, ऑर्गन्स होते हैं, जिसके थ्रू क्या लेके जाते हैं, मैसेज लेके जाता है मोटर न्यूरॉन, और यहाँ पर मसल से कनेक्टेड होता है थ्रू द न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, और वो वहां पर उस हाथ को क्या करता है भाई, स्टिमुलेट करता है कि भाई अपने हाथ को ऐसे हटा लो, ठीक है। तो यहाँ पर इतने सारे प्रोसेस इन्वॉल्व हैं। एक स्टिमुलस लगा सेंसरी ऑर्गन पर, सेंसरी ऑर्गन ने क्या किया भाई, सेंसरी ऑर्गन या फिर हमारे सेंस ऑर्गन पर, सेंस ऑर्गन ने क्या किया, सेंसरी न्यूरॉन से हमारा जो मैसेज है वो ब्रेन तक पहुंचाया, स्पाइनल कॉर्ड तक पहुंचाया, स्पाइनल कॉर्ड ने आंसर दिया, फिर वो मैसेज कहाँ से गया, मोटर न्यूरॉन के थ्रू गया, और मोटर न्यूरॉन से फाइनली हमारे इफेक्टर कोई मसल या फिर ऑर्गन भी हो सकती है, जहां से मैसेज हमारे ब्रेन से होके कहां पर जाते हैं भाई, इफेक्टर तक जाते हैं। इफेक्टर क्या करेगी, इफेक्ट करेगी, वो पार्ट, वो जो मोटर न्यूरॉन है वो पार्ट को इफेक्ट करेंगे और वो पार्ट अपने आप ऐसे हट जाएगा, वो मैसेज आया, ब्रेन ने पहुंचाया, ठीक है। तो ऐसे स्टिमुलाई या फिर एक नर्व इंपल्स ट्रैवल करती है और ऐसे स्टिमुलाई का हमारी बॉडी रिस्पॉन्स करती है, याद रखना। चलो भाई, अगर बात करें हम लोग एक्शन, हम लोग कौन कौन से एक्शन दिन भर परफॉर्म करते हैं, चलते हैं, उठते हैं, बैठते हैं, सोचते हैं, खाते हैं, पीते हैं, शौक लगता है तो भाई मतलब रिएक्ट करते हैं, ठीक है। तो 3 टाइप के एक्शन हम लोग अपनी डेली लाइफ में परफॉर्म करते हैं। हाँ, एक कंफ्यूजन है भैया, पेन का कलर ब्लू लेते हैं। चलो, कुछ होते हैं हमारे वॉलंटरी एक्शन। अब ये वॉलंटरी एक्शन क्या है, जिनको हम लोग अपने विल के अकॉर्डिंग कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है, कंट्रोल अकॉर्डिंग टू आवर विल। अब
क्या है भाई, हमें भूख लग रही है, हमने खाना खाया, ठीक है। हमें पढ़ाना है भाई, हमने ऐसे हाथ हिलाए, हमें तुम्हें मारना है तो हमने छाटा लगाया, ठीक है। हमें चलना है तो हमने ऐसे पैर हिलाया। तो ये जो पैर है, हाथ है, हमारी विल के अकॉर्डिंग चल रहे हैं। हम चाहें तो ये हाथ रोक दें, ठीक है, इस हाथ से ऐसे ऐसे बढ़ाएं, तो ये हमारे विल के अकॉर्डिंग काम कर रहे हैं। तो ऐसे एक्शन जो हम अपने विल के अकॉर्डिंग कंट्रोल कर सकते हैं, क्या कहलाते हैं, वॉलंटरी एक्शन। अब वॉलंटरी एक्शन में थिंकिंग इन्वॉल्व होती है, हम सोच समझ के काम करते हैं भाई, ठीक है। थिंकिंग इन्वॉल्व होती है, और कौन इन्वॉल्व होता है भैया, नाम बताओ, शर्माओ नहीं, ब्रेन, ठीक है, हमारा ब्रेन। अब ब्रेन से ही तो थिंकिंग कर रहे हैं भाई, ब्रेन इन्वॉल्व होता है, थिंकिंग इन्वॉल्व होती है, ठीक है। किस काम में, वॉलंटरी एक्शंस में। चलो, अगर हम लोग बात करें भाई इनवॉलंटरी एक्शन, इनवॉलंटरी एक्शन ऐसे होते हैं जिसको हम लोग अपने विल के अकॉर्डिंग कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। जैसे कि भाई हमारा हार्ट बीट हो रहा है, अब हम हार्ट से ये थोड़ी ना कह सकते हैं भाई थोड़ी देर रुक जाओ, थक गए होगे, नहीं कह सकते, वो धड़कता जाएगा, हम उसको चाह कर भी नहीं रोक सकते। हाँ मतलब रोक सकते हैं भाई, गंदा शंदा खाओ और जंक फूड खाओ तो एक दिन खुद ही रुक जाएगा, खुद ही चले जाओगे तुम ठीक है। हम अपने ब्रेन को, हार्ट जो ब्लड पंप कर रहा है उसको, ब्रीदिंग को, ठीक है, हमारे जो इंटरनल ऑर्गन फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं उसको हम लोग नहीं रोक सकते। हम लोग किडनी में नेफ्रॉन को जाके ये नहीं कह सकते हैं भाई अभी तुम ब्लड को फिल्टर मत करो, ठीक है, तो ऐसा नहीं हो सकता। ऐसे क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि ये इनवॉलंटरी एक्शन है। इनवॉलंटरी एक्शन वो एक्शन होते हैं जिनको हम लोग अपने विल के अकॉर्डिंग नहीं कंट्रोल कर सकते। चलो भाई, ये क्या होते हैं भाई, नॉन कंट्रोलिंग होते हैं। नॉन कंट्रोलिंग होते हैं, क्या इसमें थिंकिंग इन्वॉल्व होती है, नहीं भाई, सोच समझ के हमारा दिल काम नहीं करता, दिल तो बिना सोचे समझे काम करता है, वो सबको पता है। थिंकिंग भाई इन्वॉल्व नहीं होगी, ठीक है। देन क्या करें भाई, ब्रेन, ब्रेन, ब्रेन इन्वॉल्व है, ब्रेन भी इन्वॉल्व नहीं होगा। चलो भाई, तो भाई इनवॉलंटरी एक्शन जिनको हम लोग कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, जैसे भाई दिल का धड़कना, जेरी सबका मन पसंदीदा कैरेक्टर जेरी, ठीक है, मेरा भी था, तो भाई इसका भी दिल धड़क रहा है, इसको वो कंट्रोल नहीं कर पा रहा है चाह के भी, ठीक है, और तुम भी नहीं कर सकते हैं। इसका एग्जांपल है भाई पंपिंग ऑफ ब्लड, ब्रीदिंग हो गया, ठीक है, प्यूरिफिकेशन ऑफ ब्लड, बहुत सारी चीजें। अब आते हैं कुछ ऐसे एक्शन जो कि भाई हमारे कुछ एक्सेप्शनल केस हैं। रिफ्लेक्स एक्शन, रिफ्लेक्स एक्शन वो एक्शन होते हैं जिनको हम लोग अपने विल के अकॉर्डिंग नहीं कंट्रोल कर पाते हैं, ये सडन हो जाते हैं। ये कैसे एक्शन होते हैं, सडन एक्शन होते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है रिफ्लेक्स एक्शन इस चैप्टर का, याद रखना। ये सडन एक्शन होते हैं जो हमसे हो जाते हैं, ना चाहते हुए भी हो जाते हैं, लेकिन हमारे लिए अच्छे होते हैं। जैसे कि हमें भाई शॉक लगा, हमने स्विच ऑन किया, हमें शॉक लगा, हमने तुरंत हाथ हटाया, तो वो सडन हो गए, ठीक है, हमारी थिंकिंग इन्वॉल्व नहीं हुई, ठीक है, ब्रेन और थिंकिंग इसमें इन्वॉल्व ही नहीं है, थिंकिंग इन्वॉल्व नहीं होती है और ब्रेन भी इन्वॉल्व नहीं होता है, ठीक है। अब रिफ्लेक्स एक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है इस चैप्टर का, याद रखना। रिफ्लेक्स एक्शन जैसे कि भाई हमने स्विच छुआ, ठीक है, स्विच, अभी मैंने एग्जांपल बताया, स्विच छुआ भाई, स्विच छू के भाई करंट लगा, हमने अपना हाथ ऐसे सडन हटाया, ठीक है, तो वो क्या है, वो एक रिफ्लेक्स एक्शन है। हमने बिना चाह के, ना चाहते हुए भी क्या किया भाई, उसको रिस्पॉन्स किया, उस स्टिमुलाई को रिस्पॉन्स किया। थिंकिंग इन्वॉल्व नहीं है, ब्रेन इन्वॉल्व नहीं है, दैट इज कॉल्ड रिफ्लेक्स एक्शन, जो सडन हो जाता है और हमारे लिए कहीं ना कहीं अच्छा भी होता है। चलो इसको डिटेल में पढ़ते हैं भाई। अब देखो रिफ्लेक्स एक्शन, सबसे अच्छी बात करते हैं भाई, ये हमारी हीट, ठीक है, हीट को हम लोगों ने छुआ, हीट को छू के हमारी बॉडी में सेंसरी न्यूरॉन को क्या लगा भाई, इसने तो हीट को छुई, इसके लिए हार्मफुल है, वो तुरंत गई भाई। अब देखो रिफ्लेक्स एक्शन में ब्रेन डायरेक्टली नहीं इन्वॉल्व होता, यहां पर इन्वॉल्व होती है स्पाइनल कॉर्ड। कौन इन्वॉल्व होती है, स्पाइनल कॉर्ड। अब स्पाइनल कॉर्ड क्या करती है, अब देखो रिफ्लेक्स एक्शन में जितने भी मूवमेंट होने होते हैं वो इंस्टेंट होने होते हैं, एट द मोमेंट होने होते हैं। अब इतना टाइम नहीं होता हमारे न्यूरॉन्स के पास कि वो ब्रेन तक मैसेज लेके जाए, तो वो स्पाइनल कॉर्ड तक लेके जाती है, ठीक है। यहाँ पर ब्रेन इनडायरेक्टली कैसे इन्वॉल्व है, वो स्पाइनल कॉर्ड तक जो मैसेज गया, स्पाइनल कॉर्ड ने रिस्पॉन्स कर दिया, अब वो क्या जाएगा, बाद में मैसेज जाएगा, मैसेज बाद में जाएगा ब्रेन। अब ब्रेन को भी तो याद रहे भाई वो वाला स्विच छुआ था तो वहां पर हाथ नहीं हटाना है, ठीक है, तो ब्रेन डायरेक्टली नहीं इन्वॉल्व होता रिफ्लेक्स एक्शन में, इनडायरेक्टली इन्वॉल्व होता है
कैसे? क्योंकि वो थिंक करता है, ठीक है। बाद में अब वहां पर हम लोगों ने लिखा था ना ब्रेन नहीं इन्वॉल्व है, ठीक है, क्योंकि ब्रेन इसलिए इन्वॉल्व है, ब्रेन का कोई काम नहीं होता है यहाँ पर। ब्रेन तो बाद में सोचता है, समझता है, उसको स्टोर करता है, ठीक है, मेमोरी स्टोर करता है अपने सेरेब्रम में कि भाई अब उसको नहीं छूना है वो वाले स्विच को, उसमें क्या है, करंट दौड़ रहा है, ठीक है। तो भाई जब हमारा रिफ्लेक्सेशन पूरा हो जाता है, रिफ्लेक्स आर्क पूरा हो जाता है, तो वो मैसेज जाता है ब्रेन तक और ब्रेन उसको फाइनली स्टोर कर लेता है एज अ मेमोरी। अब देखो हमने हीट को छुआ, अब हीट से क्या होगा भाई, ये तो सेंसरी न्यूरॉन है, सेंसरी न्यूरॉन क्या करेंगी भाई, स्पाइनल कॉर्ड तक मैसेज लेके गई। स्पाइनल कॉर्ड में क्या है भाई, कुछ रिले न्यूरॉन है, रिले न्यूरॉन ने सोचा, ठीक है, रिले न्यूरॉन ने सोचा, देन फाइनली मैसेज इसको दिया हमारी मोटर न्यूरॉन को। मोटर न्यूरॉन तुरंत आएंगी और ये देखो ये हमारा इफेक्टर है, याद रखना ये क्या है, इफेक्टर। देखो यहाँ लिखा भी है इफेक्टर है, इफेक्टर मसल से कनेक्टेड है थ्रू द न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन के थ्रू कनेक्टेड है। अब ये मोटर न्यूरॉन्स जब आएंगी उसी इफेक्टर को इफेक्ट करेंगी और वहां से हाथ फाइनली हट जाएगा, ठीक है। तो दैट इज द पूरा प्रोसेस ऑफ रिफ्लेक्स एक्शन। जितना बड़ा है उतना ही सडन होता है, बहुत सडन होता है, विद इन द मिली सेकेंड्स, ठीक है। अब देखो यहाँ पर एक चीज याद रखना, रिफ्लेक्स आर्क, ये भी आ सकती है, रिफ्लेक्स आर्क क्या होती है। अब ये रिफ्लेक्स आर्क क्या होती है, रिफ्लेक्स आर्क यही पाथवे है, ठीक है, यही पाथवे है स्टिमुलस का लेके इफेक्टर तक, ठीक है, स्टिमुलस से लेके इफेक्टर तक जो पाथवे है वो कहलाता है रिफ्लेक्ट आर्क, ठीक है। स्टिमुलस से हमें स्टिमुलस मिला, पेन, हीट रिसीव हुई, पेन हुआ, ठीक है, देन हमारी सेंसरी नर्व्स कहाँ लेके गई, उसको स्पाइनल कॉर्ड तक लेके गई, स्पाइनल कॉर्ड ने वो रिले न्यूरॉन के पास पहुंचा, रिले न्यूरॉन ने डिसाइड किया भाई हाथ को हटवाना है, मोटर न्यूरॉन से कहा कि जाओ करके आओ, मोटर न्यूरॉन इफेक्टर तक गया और इफेक्टर ने फाइनली मोटर न्यूरॉन ने इफेक्टर को इफेक्ट करके हाथ वहां से हटवा लिया, ठीक है। तो दिस इज द होल प्रोसेस और यही जो पूरा पाथवे है स्टिमुलस का लेके सेंसरी न्यूरॉन से, फिर रिले न्यूरॉन, फिर मोटर न्यूरॉन, फिर इफेक्टर, यही पूरा पाथवे कहलाता है रिफ्लेक्स आर्क। याद रखना, भूल ना जाना, ठीक है। चलो भाई यहाँ पर एक बहुत ही बढ़िया चीज पढ़ने जा रहे हैं, हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में पता है भाई मिड ऑफ द बॉडी प्रेजेंट रहते हैं, इसलिए इनको क्या बोला जाता है भाई, हमारे मीडियन लॉन्गिट्यूड एक्सिस ऑफ द बॉडी में प्रेजेंट होते हैं, इसीलिए इनको क्या बोला जाता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। इनके दो पार्ट होते हैं, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है, इट हैज टू पार्ट, याद रखना, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड। अब ब्रेन क्या होता है, स्पाइनल कॉर्ड क्या होता है, ब्रेन, ब्रेन सबको पता है, ब्रेन ना हो क्या, हम लोग बोलते हैं कि भाई अरे ऐसी बात कर रहे हो, दिमाग नहीं है क्या तुम्हारे पास, तो दिमाग नहीं होता तभी ऐसी बात क्यों करते हैं, क्योंकि भाई दिमाग हमारा मास्टर ऑर्गन ऑफ द बॉडी है, ये हमारा ऐसा ऑर्गन है, विदाउट दिमाग तुम पागल घोषित कर दिए जाओगे, ठीक है। ब्रेन हमारा ऐसा ऑर्गन है जो कि हमारी मेमोरी को भी स्टोर करके रखता है, हमारा बैलेंस भी मेंटेन करता है, हमारा पोस्चर भी मेंटेन करता है, हमें वेल स्टेबल, ठीक है, एक अच्छी थिंकिंग प्रोवाइड करता है, हम सोच समझ के काम करते हैं बिकॉज ऑफ द ब्रेन, ठीक है। हमें वो चीजें फ्यूचर में करनी है, वो किस में स्टोर करके रखते हैं, ब्रेन में, वो चीजें पास्ट में हुई थी वो किस में स्टोर करके रखते हैं, ब्रेन में, ठीक है। तो ब्रेन 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 उतना ही जरूरी है जितना जरूरी तुम्हारी जिंदगी में और कोई है। चलो, ब्रेन क्या होता है, ब्रेन हमारा सेंटर ऑफ कोऑर्डिनेशन होता है, जिसमें सारी एक्टिविटीज होती हैं भाई, सारी एक्टिविटीज बिकॉज ऑफ द ब्रेन कर पा रहे हैं। तुम्हारे अंदर ब्रेन ना होता तो शायद तुम उस गर्म चीज को ऐसे, वैसे तो होता है भाई, लेकिन अगर तुम्हारे अंदर ब्रेन ना होता तो भाई तुम शायद उस गर्म चीज को दोबारा छू सकते थे, ठीक है, क्योंकि तुम्हारे पास तो ब्रेन नहीं है, तुम तो पागल हो, मजनू हो, ठीक है। स्पाइनल कॉर्ड क्या होता है, स्पाइनल कॉर्ड हमारा एक सिलेंड्रिकल ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, जो कि हमारे ब्रेन के मेडुला ऑब्लंगेटा से एक्सटेंड होता है और हमारे पूरा बैक के नीचे वाले पार्ट तक जाता है, ठीक है। और ये किससे प्रोटेक्टेड रहता है, हमारी बैक बोन से प्रोटेक्टेड रहता है, वर्टिब्रा से प्रोटेक्टेड रहता है। चलो, तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में दो ही चीजें आती हैं, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। आगे बढ़ते हैं भाई, ब्रेन होता क्या है, ब्रेन हमारा भाई हाईली डेवलप्ड, हर ह्यूमन के पास, हर एनिमल के पास ब्रेन होता है, ठीक है, शायद तुम्हारे पास नहीं है लेकिन हर सबके पास होता है, हर नॉर्मल इंसान के पास होता है। ब्रेन का जो वेट होता है भाई, इट इज 1350 ग्राम, ठीक है भाई, 1 किलो,
और 350 ग्राम का होता है। किससे बना होता है? न्यूरॉन से बना होता है। ठीक है, किससे बना होता है भाई? नर्व टिश्यू से बना होता है, न्यूरॉन से बना होता है, याद रखना। ओके, और ये किसमें प्रोटेक्टेड रहता है? हमारे ब्रेन बॉक्स में। ठीक है, ब्रेन बॉक्स इज द स्कल, क्या बोला जाता है भाई उसको? क्रेनियम। ठीक है, जो हमारी ये जो यहाँ की हड्डी है, ठीक है, इसको क्या बोला जाता है? क्रेनियल कैविटी। ओके, क्रेनियल कैविटी में क्या होता है? प्रोटेक्टेड रहता है, बड़ा सा होता है भाई, सबके पास होगा ये ब्रेन। चलो, ब्रेन में अब देखो, ब्रेन इतना इंपॉर्टेंट पार्ट है, ब्रेन इतना इंपॉर्टेंट पार्ट है, हमारे लिए बहुत जरूरी है, मतलब बहुत ही ज्यादा जरूरी है। विदाउट ब्रेन कुछ भी नहीं है। तो ब्रेन इतना ज्यादा जरूरी है तो उसकी प्रोटेक्शन, जैसे कि भाई अगर किसी ज्वेलरी शोरूम में ज्वेलरी रखी है, ठीक है, तो उसकी प्रोटेक्शन भी नीडेड है। तो वैसे ब्रेन को कौन चीज प्रोटेक्ट करती है? पहले तो चीज है हमारी ये जो क्रेनियल कैविटी। ठीक है, ये जो हमारी क्रेनियल कैविटी है, क्रेनियम है, ये प्रोटेक्ट करके रखती है। ये जो हमारी बोन है बहुत हार्ड है। लेकिन इसके बाद क्या? तो इसके बाद हमारे ब्रेन के ऊपर कुछ प्रोटेक्टिव लेयर्स होती है जिनको हम लोग बोलते हैं मेनिंजेस। याद रखना, प्रोटेक्टिव लेयर्स ऑफ ब्रेन आर कॉल्ड मेनिंजेस। ठीक है, मेनिंजेस होती है, 3 टाइप की मेनिंजेस होती हैं। ये देखो, MENINGES, मेनिंजेस। ये ब्रेन को ही नहीं, स्पाइनल कॉर्ड को भी प्रोटेक्ट करने का काम करती हैं। चलो, अब ये 3 होती हैं, पहली लेयर, दूसरी लेयर, तीसरी लेयर। ठीक है, 3 लेयर होती हैं। ठीक है भाई, पिया मीटर, एरेक्नॉइड मीटर और ड्यूरा मीटर। ठीक है, अब पिया मीटर क्या होती है? पिया मीटर सबसे ऊपर क्या होती है? सबसे ऊपर होती है ड्यूरा मीटर। ठीक है, ड्यूरा मीटर होती है, यहाँ पर ऐसे होती है मेनिंजेस। ये देखो, ये हमारे स्कल का पार्ट है। ठीक है, ये हमारे जो ब्रेन शुरू हो रहा है, तो ये जो मेनिंजेस, ये मेनिंजेस 3 लेयर होती है। ठीक है, ऐसे 3 लेयर होती हैं, जैसे कि भाई ये 1 लेयर, ये 2 लेयर, ये 3 लेयर। ठीक है, तो सबसे आउटर मोस्ट लेयर होती है, उसको बोलते हैं ड्यूरा मैटर। तो ड्यूरा मैटर क्या होता है? ड्यूरा मैटर हमारी आउटर मोस्ट थिक और भाई नॉन वेस्कुलर लेयर होती है। एरेक्नॉइड मैटर सबसे बीच वाली होती है। ठीक है, ये थिन होती है, मिडल लेयर होती है और ये भी नॉन वेस्कुलर होती है। पिया मैटर क्या है? पिया मैटर सबसे इनर मोस्ट, सबसे अंदर, जो ब्रेन से ही पूरी चिपकी होती है। ठीक है, ये पतली सी लेयर होती है, ब्रेन से ही पूरी चिपकी होती है। ठीक है, बहुत थिन होती है और ये हाईली वेस्कुलर मेम्ब्रेन होती है, याद रखना। तो भाई पिया मैटर, एरेक्नॉइड मैटर, ड्यूरा मैटर, याद रखना। ठीक है, इसको PAD पैड के थ्रू भी याद कर सकते हो, और इसका ऑर्डर मत भूल जाना। ड्यूरा मैटर सबसे बाहर होता है, एरेक्नॉइड मैटर बीच में होता है और पिया मैटर बिल्कुल ब्रेन से कनेक्टेड होता है। और सेम एज इसका जो लेयर्स हैं, ये क्या कहां पर भी होते हैं? स्पाइनल कॉर्ड में भी होती है। चलो, ब्रेन के बारे में और क्या पढ़ना है? आप देखो, जो ब्रेन में मेनिंजेस प्रेजेंट होती है, मेनिंजेस क्या कर रही है? उनको एक्स्ट्रा कवरिंग और एक्स्ट्रा लेयरिंग प्रोवाइड कर रही है। ठीक है, अब जो मेनिंजेस के बीच में कुछ स्पेसेस होती हैं, वहां पर एक फ्लूइड प्रेजेंट होता है जिसको हम लोग बोलते हैं सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड। ठीक है, ये देखो, सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड, इसको CSF भी बोलते हैं। इसका काम क्या होता है? ये हमारी मेनिंजेस के बीच में फिल होता है। ये बेसिकली हमारे ब्रेन को शॉक से बचाता है। ठीक है, शॉक एब्जॉर्ब होता है और इंजरी से बचाता है। ठीक है, हमारे भाई चोट लगती है, अगर सर के बल गिर भी जाते हैं तो भाई मरे मुराएंगे नहीं, हमारा ब्रेन खराब नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर कुछ फ्लूइड फिल है हमारे सेंट्रल स्पेसेस में मेनिंजेस के, जिसको हम लोग बोलते हैं भाई सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड। चलो भाई, शॉक से बचाता है, जर्क से बचाता है, इंजरी से बचाता है। ठीक है, चलो भाई, हमारे ब्रेन के अराउंड जितना ही प्रेशर है उसको मेंटेन करके रखता है सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड। चलो, ब्रेन को डिटेल में पढ़ते हैं। ब्रेन में कुछ पार्ट होते हैं। ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ ब्रेन को अच्छे से जानते हैं। तो ब्रेन बेसिकली हम लोगों ने 3 पढ़े, को हर चीज को अच्छे से डिटेल में पढ़ना है तो उसको डिवाइड कर करके पढ़ना है। तो ब्रेन को 3 चीजों में डिवाइड किया है, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन। ठीक है, अब ये फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन क्या होता है? फोर ब्रेन, ये देखो भाई, सबसे लार्जेस्ट पार्ट। ठीक है, मिड ब्रेन ये होता है और हाइंड ब्रेन हमारा ये वाला पार्ट। ठीक है, अब देखो भाई, फोर ब्रेन, पहले फोर ब्रेन पढ़ेंगे, फिर मिड ब्रेन पढ़ेंगे, फिर हाइंड ब्रेन पढ़ेंगे। ठीक है, फोर ब्रेन में 3 चीजें आती हैं, सेरेब्रम, थैलेमस और हाइपोथैलेमस।
अब ये सेरेब्रम क्या होता है? सेरेब्रम हमारे ब्रेन का सबसे लार्जेस्ट पार्ट है, याद रखना, ठीक है। ये देखो, ये जो ये पूरा है ना, ये पिंक पिंक, ठीक है, ये क्या है? सेरेब्रम है। अब ये सेरेब्रम, अब ब्रेन के इतने सारे पार्ट है। ब्रेन हमने क्या बताया? ब्रेन हमारी मेंटल एबिलिटीज को भी कंट्रोल कर रहा है, हमारी थिंकिंग को भी, मेमोरीज को भी स्टोर कर रहा है, काम करने में हेल्प कर रहा है, मूवमेंट में हेल्प कर रहा है, बैलेंस मेंटेन कर रहा है, इतने सारे काम कर रहा है। तो अब ये ब्रेन कोई मतलब ब्रेन तो है, लेकिन इसके अलग अलग पार्ट ये चीजें कर रहे हैं, ठीक है। घर में जितने लोग होते हैं ना, अलग अलग जिम्मेदारियां ले लेते हैं, वैसे ये जो ब्रेन है इसमें अलग अलग चीजें हैं जो अलग अलग जिम्मेदारी ले रहे हैं। अरे तुम ये संभाल रहे हो, लाओ मैं ये संभालूं। तुम ब्रीदिंग मेंटेन कर रहे हो, लाओ मैं पोस्चर मेंटेन कर लूं, लाओ मैं बैलेंस मेंटेन कर लूं। तुम स्लीप साइकिल मेंटेन कर लो। तो उसने ऐसे ही अपने पार्ट्स में डिवाइड कर लिया है, ठीक है। फोर ब्रेन की बात करें, सबसे बड़ा पार्ट होता है सेरेब्रम, और जितना बड़ा पार्ट है उतना ज्यादा फंक्शन है। हमारी मेमोरीज स्टोर करना, मेंटल एबिलिटीज, इसको सीट ऑफ मेंटल एबिलिटीज बोलते हैं, ठीक है। हम जितना भी काम इफेक्टिवली कर पाते हैं वो किसकी वजह से कर पाते हैं? सेरेब्रम की वजह से कर पाते हैं। हमारे जितने भी मूवमेंट्स होते हैं, ठीक है, सेंसरी इंफॉर्मेशंस होती हैं, मेमोरी, इमोशंस, ये कौन मेंटेन करता है? रीजनिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, लर्निंग, ये सब किसकी वजह से होता है? सेरेब्रम, ठीक है। तो भाई अगर आप ये चीजें दिमाग में रखते हो तो बिकॉज ऑफ दिस सेरेब्रम, ये जो चीजें पढ़ाई जा रही हैं अगर आपके दिमाग में स्टोर होती है तो कहां पर स्टोर होंगी? सेरेब्रम में स्टोर होंगी, ठीक है। वैसे होंगे तो नहीं, लगता तो नहीं ऐसा। और अभी तक मैंने बोला नहीं है तो नोट्स कॉपी निकाली नहीं होगी, तो फिर से मैं बोल रही हूँ भाई, नोट्स कॉपी निकाल लो, आज की डेट डाल लो, क्योंकि भाई नोट्स बनाते हुए चलना है। चलो बात करें भाई थैलेमस की। थैलेमस क्या करता है? थैलेमस हमें सेंसरी इंफॉर्मेशन पहुंचाता है हमारे सेरेब्रम में, ठीक है भाई। क्या करता है? इसमें रिले न्यूरॉन्स होती हैं, वो सेरेब्रम्स को जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है, सेंसरी इंफॉर्मेशन, वो प्रोवाइड करता है। हाइपोथैलेमस की बात करें, हाइपोथैलेमस हमारी बॉडी को क्या 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 मेंटेन करता है? हमारी बॉडी में भाई टेम्परेचर मेंटेन करता है, ठीक है, हंगर मेंटेन करता है हमारी बॉडी में, जितने भी मूड्स होते हैं, ठीक है, हमारे मूड स्विंग्स बहुत होते हैं, वो मेंटेन करता है। थर्स्ट मेंटेन करता है, प्यास, भूख सब मेंटेन करने का काम करता है। ब्लड प्रेशर, स्लीप साइकिल, और जितनी भी चीजें हैं, जितनी भी छोटी मोटी चीजें हैं, वो कौन किसको दे देता है भाई? पूरा ब्रेन थैलेमस को देता है कि भाई तुम्हारा काम है, तुम इसको मेंटेन करो। चलो, इसको बोला जाता है लिंक बिटवीन द नर्वस सिस्टम एंड एंडोक्राइन सिस्टम, ठीक है। ये नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम के बीच का लिंक है, ठीक है। कभी कभी क्या करता है भाई, एंडोक्राइन सिस्टम के ग्लैंड्स को क्या करता है, उनको रेगुलेट करवाता है, ठीक है, उनसे बोलता है कि भाई अब तुम्हारी रिलीज होने का टाइम हो गया है। ये पूरा काम संभालता है, ये मतलब एक तरीके का ब्रेन का पीए है, पर्सनल असिस्टेंट। अब देखो बात करें मिड ब्रेन की, तो मिड ब्रेन में क्या होते हैं भाई? मिड ब्रेन हमारा फोर ब्रेन और मिड ब्रेन को सॉरी यहाँ से लेना, सिंस ये फोर ब्रेन और हाइंड ब्रेन को कनेक्ट करने का काम करता है, और इसके फंक्शन होते हैं भाई, जो हमारी जितनी भी साइट इंपल्सेस है, देखने वाली जितनी भी इंपल्सेस है, ऑडिटरी इंपल्सेस है, उनको हेल्प करता है, उनको रेगुलेट करवाने में, उनको मैनेज करता है, उनको कंट्रोल करता है। चलो हाइंड ब्रेन के भी तीन पार्ट्स हैं, ठीक है, तीन पार्ट्स हैं, एक सेरिबेलम है, पॉन्स है और मेडुला ऑब्लंगेटा, ठीक है, ये तीन पार्ट्स हैं। अब तीन पार्ट को अच्छे से पढ़ लेते हैं, ये है क्या। और जो हाइंड ब्रेन होता है सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट होता है हमारी बॉडी का, याद रखना। चलो भाई, अब से पहले पढ़ते हैं पॉन्स। अब ये क्या होता है भाई? ये सेरिबेलम के बिलो प्रेजेंट होता है, नीचे प्रेजेंट होता है, ये देखो, ये होता है पॉन्स, ठीक है, PONS, याद रखना। इसके क्या क्या फंक्शन होते हैं? देखो, इसका कुछ जरूरी फंक्शन है, जैसे कि जितने भी हमारे अनकॉन्शियस प्रोसेसेस होते हैं, जैसे कि भाई ब्रीदिंग हो गया, स्लीप साइकिल हो गया, वेक साइकिल हो गई, हमारी बॉडी के आई मूवमेंट्स हो गए, ये कौन मेंटेन करता है? हम ऐसे ऐसे कर रहे हैं भाई, ये पॉन्स मेंटेन कर रहा है। हमारी स्लीप साइकिल, वैसे तो तुम्हारी स्लीप साइकिल कोई होगी ही नहीं, ठीक है, स्लीप साइकिल की तो बैंड बजी पड़ी है ठीक है चलो भाई, ये ब्रिज की तरह भी काम करता है, सेरिबेलम और सेरिब्रम। सेरिबेलम सेकेंड लार्जेस्ट पार्ट है ब्रेन का, सेरिब्रम लार्जेस्ट पार्ट है हमारे ब्रेन का, ठीक है, याद रखना। चलो भाई, सेरिबेलम की बात करें, सेरिबेलम भाई हमारा सेकेंड लार्जेस्ट पार्ट है हमारी बॉडी का, तो भाई इसके फंक्शंस भी, ये देखो, ये हमारा पूरा सेरिबेलम है, ठीक है। सेरिबेलम क्या करता है भाई? बैलेंस मेंटेन करता है। जब भी हम कोई मूवमेंट हम ऐसे चल रहे हैं तो हमारा बैलेंस कौन मेंटेन कर रहा है भाई? सेरिबेलम मेंटेन कर रहा है। अगर हम
नहीं होता, सेरिबेलम हमारे अंदर ठीक नहीं होता, खराब हो गया होता तो चलते चलते गिर पाते, सही से वॉक ना कर पाते। चलो, अब ये हमारे बॉडी में जितनी मस्कुलर एक्टिविटीज हैं उनको कंट्रोल और कोऑर्डिनेट करता है। हमारे अंदर जितनी भी मस्कुलर एक्टिविटीज हैं, ठीक है, उनको कौन कंट्रोल कर रहा है? उनको यही कंट्रोल कर रहा है सेरिबेलम। ठीक है, हमने ऐसे की ऐसे, तो ये सब कौन कंट्रोल कर रहा है? सेरिबेलम कंट्रोल कर रहा है। क्या क्या करने लगी हूँ भाई मैं पढ़ाते पढ़ाते। चलो, लास्ट पार्ट है हमारे ब्रेन का, मेडुला ऑब्लंगेटा। क्या होता है भाई? ये जो हमारी स्टेम जैसी दिख रही है इसी को क्या बोलते हैं? मेडुला ऑब्लंगेटा बोलते हैं। ठीक है, ये 2.5 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है। ठीक है, और ये हमारे पोन से निकल के स्पाइनल कॉर्ड तक कनेक्ट होती है। बेसिकली ये ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को कनेक्ट कर रही है। ट्रायंगुलर इन शेप होती है, देख लो ये भाई, ट्रायंगुलर इन शेप होती है। क्या करती है? जितनी भी इनवॉलंटरी एक्टिविटीज होती हैं, याद रखना, जितनी भी इनवॉलंटरी एक्टिविटीज होती हैं, हमारे ब्लड का फ्लो, न्यूरॉन का फिल्ट्रेशन करना, हमारे बॉडी इंटरनल बॉडी ऑर्गन जितने फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं बिकॉज ऑफ दिस। ठीक है, धन्यवाद करो सब लोग इसको। देन हमारे जितने भी इंटरनल ऑर्गन, कफिंग, स्नीजिंग, सॉल्विंग, ब्रीदिंग, ठीक है, हार्ट में जितनी भी फंक्शनिंग होती है, वॉमिटिंग, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, एलिमेंट्री कैनाल के जितने भी मूवमेंट होते हैं वो कौन कंट्रोल करता है? मेडुला ऑब्लंगेटा कंट्रोल करता है। इतने तो मेरे बच्चों को पता होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। स्पाइनल कॉर्ड क्या है भाई? स्पाइनल कॉर्ड ये देखो, ये बड़ी सी टेल लाइक स्ट्रक्चर, ब्रेन की टेल ही बोलते हैं इसको, इसको बोलते हैं ब्रेन की टेल, और क्या भी बोलते हैं? स्पाइनल कॉर्ड ही बोलते हैं। जस्ट अ रिमाइंडर टू बी हाइड्रेटेड, पानी पी लो भाई जल्दी से। थोड़ा सा ही बचा है चैप्टर, ध्यान लगा के पढ़ना है, मन लगा के पढ़ना है और आशाएं लगा के पढ़ना है। आशाएं जिंदगी में बाकी रह गई हैं आप भी, और कुछ नहीं। डीमोटिवेट नहीं करूंगी अपने बच्चों को। चलो भाई, स्पाइनल कॉर्ड क्या होता है और तुम लोग बहुत अच्छा कर सकते हो, बिलीव मी, अगर तुम लोग आज से प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो तो। चलो भाई, ब्रेन की जो टेल होती है, ठीक है, किससे प्रोटेक्टेड होती है? हमारे वर्टिब्रा से, बैकबोन से प्रोटेक्टेड होती है। ठीक है, ये लॉन्ग अनसेगमेंटेड, ठीक है, कोन लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि हमारे ब्रेन से कनेक्टेड होता है और हमारे पूरे बैक तक जाता है। ठीक है, 45 सेंटीमीटर की इसकी लेंथ होती है। इसका जो वेट है वो कितना है भाई? 35 ग्राम है। चलो भाई, अब इसमें भी मेनिंजस होते हैं, याद रखना। ठीक है, अब पढ़ना है भाई, हमने नर्वस सिस्टम कंप्लीट कर लिया, ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड पढ़ लिया है, अब एंडोक्राइन सिस्टम पढ़ना है। नर्व्स भी पढ़ ली है। ठीक है, एंडोक्राइन सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम हमारा वो सिस्टम है जो कि हमारे बॉडी में कुछ एक्सक्रीट करता है, कुछ सिक्रीट करता है। ठीक है, बोलते बोलते नहीं, वो तो एक्सोक्राइन सिस्टम है। हमारी बॉडी में दो सिस्टम होते हैं, एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन। अब बोलते बोलते मेरे मुंह में सलाइवा आ रहा है। ठीक है भाई, मुंह का एनवायरनमेंट अच्छा रखे है, ठीक है, गला भी तर हो रहा है धीरे धीरे, तो वो कौन कर रहा है? वो एक्सोक्राइन सिस्टम। ये जो एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन सिस्टम होते हैं, ये ऐसे कुछ सिस्टम होते हैं जो हमारी बॉडी में कुछ सिक्रीट करते हैं। ठीक है, अब देख लेते हैं भाई एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन सिस्टम में डिफरेंस क्या है। पहले ही जानते हैं भाई एंडोक्राइन सिस्टम होता क्या है। तो भाई जो एंडोक्राइन सिस्टम होता है, ये हमारी बॉडी एक्टिविटीज को रेगुलेट करता है बाय रिलीजिंग सम हार्मोन्स। ठीक है, अब हमारी बॉडी में सब कुछ नर्वस सिस्टम नहीं संभाल सकता। ठीक है, वो हमारी बॉडी मूवमेंट को कंट्रोल कर सकता है, लेकिन जो इंटरनल चीजें हो रही हैं, हमारा मूड को बैलेंस करना है, ठीक है, हमारे ग्रोथ के लिए कुछ नीडेड होता है, वो नर्वस सिस्टम नहीं कंट्रोल कर सकता। वो कौन करता है? वो हमारा एंडोक्राइन सिस्टम करता है, हार्मोन रिलीज करके। अब ये हार्मोन्स होते क्या है? ये देखो, हार्मोन्स, हार्मोन्स वर्ड आया है हार्मोन से, जिसका मतलब होता है टू एक्साइट। ठीक है, ये हार्मोन्स होते हैं, कुछ केमिकल्स होते हैं। ठीक है, कुछ केमिकल्स होते हैं जो डायरेक्टली ब्लड स्ट्रीम में रिलीज होते हैं, ब्लड स्ट्रीम में रिलीज होते हैं। ठीक है, अब ये जो हार्मोन्स होते हैं, कुछ केमिकल्स होते हैं, ब्लड स्ट्रीम में रिलीज होते हैं, और ये हमारी बॉडी में इंटरनल में जितने भी काम होते हैं, जितने भी क्रियाक्रम होते हैं, उन सबको मैनेज करता है। ठीक है, हमारे मूड स्विंग्स को मेंटेन रखना, हमारे ग्रोथ को मेंटेन रखना, सारी चीजों को मेंटेन करके कोऑर्डिनेट करने काम करते हैं। एंडोक्राइन ग्लैंड्स को डक्टलेस ग्लैंड ही बोलते हैं, क्योंकि भाई ये जितने भी हार्मोन्स होते हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड कोई चीजें सिक्रीट करती है, वो डायरेक्टली ब्लड में सिक्रीट करती है, ब्लड स्ट्रीम में सिक्रेट करती हैं, इसीलिए इनको बोलते हैं डक्टलेस ग्लैंड। ये खुद की डक्ट नहीं होती, डायरेक्टली ब्लड स्ट्रीम में
एक्सक्रीट आउट करते हैं सारी चीजें। अब एक चीज याद रखनी है, दैट इज हमारा डिफरेंस बिटवीन एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन। एंडोक्राइन सिस्टम क्या होता है, ये हमारे डक्टलेस ग्लैंड होती है। डक्टलेस मतलब के इनके पास डक्ट नहीं होती है, ठीक है, डायरेक्टली ब्लड स्ट्रीम में एक्सक्रीट करती है। ओके, ये हार्मोन सिक्रीट करती है, लेकिन इनके पास डक्ट होती है। अब एक्सोक्राइन सिस्टम हमारे वो सिस्टम होते हैं जो कि हार्मोन रिलीज करें, कुछ सब्सटेंसेस, कुछ जूसेस रिलीज करें, ठीक है। जैसे कि बात करें भाई एक्सोक्राइन सिस्टम का सबसे बड़ा अच्छा एग्जांपल है हमारी सिलेवरी ग्लैंड। सिलेवरी ग्लैंड सलाइवा रिलीज कर रही है, ठीक है, थ्रू अ डक्ट, ठीक है। अगर हम लोग बात करें बाइल, बाइल हमारा गॉल ब्लैडर रिलीज कर रहा है, ठीक है, पेनक्रियास से पेनक्रियासिस जूस आ रहा है, तो डक्ट के थ्रू आ रहे हैं, ठीक है। वो कुछ सब्सटेंसेस रिलीज कर रही है हमारे बॉडी ऑर्गन में जितने भी इंटरनल काम हो रहे हैं उनको करने के लिए। तो एक्सोक्राइन ग्लैंड सब्सटेंसेस रिलीज करती है, लेकिन जो एंडोक्राइन ग्लैंड है वो हमारे इंटरनल बॉडी, ये एक्सटर्नल बॉडी में भी हो सकते हैं, लेकिन एंडोक्राइन ग्लैंड इंटरनल बॉडीज में भी, बॉडी में ही होती है, ठीक है, और डायरेक्टली ब्लड में हार्मोन रिलीज करती है हमारी बॉडी को कोऑर्डिनेट करवाने के लिए। चलो, ये एंजाइम और अदर सब्सटेंसेस रिलीज करते हैं। इनकी जो सिक्रीशन होता है एंडोक्राइन ग्लैंड, वो बहुत ही स्मॉल क्वांटिटीज में होता है। एक्सोक्राइन लार्ज क्वांटिटीज में, सलाइवा देखो कितना निकलता है भाई, ठीक है। सिक्रीशन ट्रांसपोर्ट कौन करता है, ब्लड करता है, क्योंकि ब्लड में ही रिलीज होती है, और यहाँ पर डक्ट करते हैं क्योंकि इनके पास डक्ट होती है। पिट्यूटरी, थायराइड, एड्रीनल, ये सारे एग्जांपल है एंडोक्राइन के। स्वेट ग्लैंड, सलेवरी ग्लैंड एक्सेट्रा, ये एक्सोक्राइन ग्लैंड के एग्जाम्पल हैं। चलो भाई, बात करते हैं हमारे ग्लैंड्स किससे किससे रिलीज होते हैं, क्या क्या फंक्शन होते हैं, क्या क्या वो रिलीज करते हैं, ठीक है। अब ये ग्लैंड्स हैं, ये हार्मोन्स है, और ये फंक्शन है। पहले बात करें हाइपोथैलेमस, ठीक है। हाइपोथैलेमस क्या है भाई, रिलीजिंग हार्मोन रिलीज करता है, ठीक है, रिलीजिंग हार्मोन रिलीज करता है। अब ये रिलीजिंग हार्मोन्स क्या करता है, ये पिट्यूटरी को, पिट्यूटरी हमारी ब्रेन में ही होती है, मास्टर ग्लैंड होती है, छोटी सी होती है लेकिन मास्टर ग्लैंड होती है। अब ये पिट्यूटरी को क्या कर रहा है, पिट्यूटरी को ट्रिगर कर रहा है कि भाई ग्रोथ हार्मोन रिलीज करो, ग्रोथ हार्मोन रिलीज करो, ठीक है। तो हमारा हाइपोथैलेमस रिलीजिंग हार्मोन रिलीज करता है टू इंश्योर द पिट्यूटरी टू रिलीज इट्स हार्मोन ऑन टाइम। चलो, बात करें पिट्यूटरी की। पिट्यूटरी को मास्टर ग्लैंड इसलिए कहते हैं क्योंकि बहुत सारे कार्य संभालती है ये, ठीक है, ये गृहिणी है हमारे ब्रेन की। चलो, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन TSH, ठीक है, जो कि हमारे थायराइड को मेंटेन करके रखता है, हमारे अंदर ओबेसिटी और ये सारी चीजों को मेंटेन करके रखता है, ठीक है। ग्रोथ हार्मोन सबसे इंपॉर्टेंट है, मार्क कर लो, पिट्यूटरी ग्लैंड ग्रोथ हार्मोन जो हमारे ग्रोथ को रेगुलेट करती है, ठीक है। बात करें भाई वासोप्रेसिन, ऑक्सीटोसिन भी पिट्यूटरी ग्लैंड रिलीज करता है। अब देखो, ग्रोथ हार्मोन में दो चीजें होती हैं। अगर ग्रोथ हार्मोन की डेफिशिएंसी होगी, इसको यहाँ लिख लेते हैं, यही लिखते हैं, ग्रोथ हार्मोन की डेफिशिएंसी होगी तो क्या होगा भाई, अगर ग्रोथ हार्मोन कम रिलीज हो रहा है, ठीक है, तो ग्रोथ हार्मोन कम रिलीज हो रहा है तो इसका मतलब है वी कैन ऑल्सो द शिकार ऑफ डॉर्फिज्म, ठीक है। अगर ग्रोथ हार्मोन कम है तो हमारी बॉडी की ग्रोथ कम हो रही है, ठीक है, हमारी बॉडी की ग्रोथ कम होगी तो भाई अगर किसी बच्चा कोई पैदा हुआ है उसमें ग्रोथ हार्मोन कम रिलीज हो रहा है, उसके अंदर ग्रोथ हार्मोन की डेफिशिएंसी है, तो उसको डॉर्फिज्म होगा, मतलब वो छोटा होगा, उसकी बॉडी ग्रो नहीं कर पाएगी, हाथ पैर सब छोटे होंगे। लेकिन अगर ज्यादा रिलीज हो रहा है, ठीक है, एक एफिशिएंट अमाउंट में रिलीज हो रहा है, तो भाई क्या होगा, जाइगेंटिज्म या फिर जियांटिज्म भी बोलते हैं इसको, ठीक है, वो इंसान बहुत बड़ा हो जाएगा, बहुत लंबा, एक्सट्रीम अमाउंट में अगर रिलीज होगा तो इंसान बहुत लंबा हो जाएगा। चलो भाई, बात करते हैं थायराइड ग्लैंड की। ये थायराइड हार्मोन या फिर थायरोक्सिन भी रिलीज करते हैं, ठीक है, जो कि भाई हमारे मेटाबॉलिज्म, ग्रोथ, बिहेवियर, प्यूबर्टी को रेगुलेट करते हैं, ठीक है। थायराइड ग्लैंड बेसिकली हमारे यहाँ पर होती है, नेक के पास होती है, और थायराइड ग्लैंड थायरोक्सिन रिलीज करती है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी में वेल मेंटेन आपस में हर चीज की ग्रोथ हो रही होती है। अब देखो, अगर थायरोक्सिन की क्वांटिटी इधर उधर होती है तो हमारी बॉडी में ओबेसिटी मतलब कि वेट गेन भी हो सकता है, और अगर नहीं होती है तो वेट लॉस भी हो सकता है, ठीक है।
चलो एक्सट्रीम लेवल पे बात करें, एड्रीनल कॉर्टेक्स, ठीक है, ये एड्रीनल ग्लैंड है, क्या रिलीज करती है भाई, कॉर्टिसोल या फिर एड्रीनल हार्मोन भी रिलीज करती है। अभी कॉर्टिसोल क्या होता है भाई, या फिर इसको बोलते हैं एल्डोस्टेरोन, ठीक है। एल्डोस्टेरोन क्या करती है भाई हमारी बॉडी में, आप चेको, जैसे कि भाई हम अंधेरे कमरे में खड़े हैं, हमें बहुत डर लग रहा है, ठीक है, पीछे से किसी ने ऐसे हाथ रखा, भाई हम और डर गए, ठीक है, तो हम और डर गए भाई, हमारी बॉडी में मतलब जितने भी ऑर्गन है वही वो दिल धक धक करने लगा, हमारा ब्लड प्रेशर मेंटेन होने में थोड़ा टाइम लगेगा। ये एड्रिनल ग्लैंड ब्लड स्ट्रीम में रिलीज होता है और सबको बताता है शांति रखो, उसका तो दोस्त आया था, कोई बात नहीं है। तो हमारे जितने भी डर स्ट्रेस को कंट्रोल करना है, ठीक है, ब्लड प्रेशर को मेनली कंट्रोल करना है, ठीक है, हमारी बॉडी को शांत करवाना है, तो कौन करवाता है, एड्रिनल ग्लैंड ही करवाता है। चलो बात करें भाई पेनक्रियास, पेनक्रियास इंसुलिन सिक्रीट करता है और इंसुलिन हमारा क्या मेंटेन करता है बॉडी में, ब्लड शुगर लेवल। तो भाई अगर इंसुलिन बॉडी में कम रिलीज होगा तो पेशेंट क्या होगा भाई, डायबिटिक होगा। चलो अब आते हैं कुछ गोनैड्स। गोनैड्स में हमारे जितने भी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है वो रिलीज करते हैं, जैसे कि मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन क्या रिलीज करता है, टेस्टोस्टेरोन। फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन दो हार्मोन रिलीज करती है, प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन, ठीक है। ओवरीज क्या करती हैं, दो हार्मोन रिलीज करती है, प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन। और हमारे जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है टेस्टिस है, वो क्या करती है, टेस्टोस्टेरोन प्रोड्यूस करती है, तो इट इज द पार्ट ऑफ गोनैड्स, ठीक है। गोनैड्स में लिख लो टेस्टिस और ओवरीज दोनों आती हैं। चलो क्या करते हैं भाई, अब टेस्टिस क्या करेंगे, टेस्टोस्टेरोन रिलीज करेंगी, ये हमारे प्यूबर्टी के टाइम हेल्प करता है मेल्स को, ठीक है। और जो हमारी बिहेवियर होता है, मूड्स होते हैं, उनको भी रेगुलेट करने का काम करते हैं। प्रोजेस्टेरोन बेसिकली प्रेगनेंसी के टाइम काम करता है। एस्ट्रोजन ये भी हमारे प्यूबर्टल ग्रोथ के लिए बहुत जरूरी होता है। सो दीज आर द हार्मोन्स एंड दीज आर देयर फंक्शंस, जो कि एग्जाम्स के लिए बहुत जरूरी है, एक बार रिवाइज करके तो जरूर जाना। चलो इसके फंक्शन ऐसे ही वे में लिख लो तो जल्दी से याद हो जाएंगे, आपको हौच पौच करने की जरूरत नहीं होगी। दिस इज ऑल अबाउट द कोऑर्डिनेशन और कंट्रोल इन एनिमल्स, ठीक है। तो भाई जितना भी हम लोगों ने पार्ट पढ़ा वो क्या था भाई, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन ह्यूमन बीइंग और इन एनिमल। अब पढ़ना है प्लांट्स के बारे में, क्योंकि प्यारे प्यारे प्लांट्स भी जरूरी है हमारे लिए। चलो प्लांट्स, अब प्लांट्स क्या कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन करते हैं, हाँ प्लांट्स में होती है सिर्फ और सिर्फ केमिकल कोऑर्डिनेशन, ठीक है। प्लांट कैसे कोऑर्डिनेट करते हैं भाई, प्लांट हवा की वजह से हिलते हैं, ऐसे ऐसे वो कोऑर्डिनेशन हुआ नहीं। प्लांट में भी कुछ मूवमेंट्स होते हैं जो कि हम लोग टाइम टू टाइम, उनको देखने में थोड़ा टाइम चाहिए लेकिन टाइम टू टाइम देख पाते हैं, ठीक है। प्लांट में होते हैं दो तरीके के मूवमेंट, प्लांट में होते हैं दो तरीके के मूवमेंट, पहला तो ट्रॉपिक मूवमेंट है, दूसरा नास्टिक मूवमेंट है। ट्रॉपिक मूवमेंट क्या है, ट्रॉपिक मूवमेंट ऐसे मूवमेंट जो कि ग्रोथ के लिए भी जरूरी है, मतलब ऐसे मूवमेंट जो कि ग्रोथ टूवर्ड्स भी होते हैं, किसी स्टिमुलस टूवर्ड्स भी होते हैं और ग्रोथ डिपेंडेंट भी होते हैं। जैसे कि अगर बात करें सनफ्लावर की, सनफ्लावर क्या करता है, सनफ्लावर का नाम सनफ्लावर क्यों है, क्योंकि वो सन के टूवर्ड्स ग्रो करता है, सन की तरफ मुंह देख के, अगर वहां पर सन है तो ऐसे भाई उधरी तरफ मुंह रहेगा और उधरी तरफ ग्रोथ करता रहेगा। तो ट्रॉपिक मूवमेंट क्या है, स्टिमुलस के टुवर्ड मूव भी कर रहे हैं और ग्रोथ भी कर रहे हैं, ठीक है। तो इनको क्या बोला जाता है भाई, ये डायरेक्शनल होते हैं और क्या ग्रोथ रिस्पॉन्सिव भी होते हैं, ठीक है। ये एनवायरनमेंट के जो इनको स्टिमुलाई मिल रहा होता है उसके टुवर्ड्स ग्रोथ भी कर रहे हैं, मूव भी कर रहे हैं, ना केवल मूव कर रहे हैं, ग्रोथ भी कर रहे हैं। दो चीजें हैं, ट्रॉपिक मूवमेंट ना केवल मूव करती हैं स्टिमुलाई के थ्रू, ग्रोथ भी करती हैं, ग्रोथ डिपेंडेंट भी होती हैं, याद रखना, ठीक है। और भाई ये दोनों चीजें कर सकती हैं, ग्रोथ के मतलब स्टिमुलाई के अपोजिट भी जा सकती है, टूवर्ड्स भी जा सकती हैं, नेगेटिव ट्रॉपिज्म भी हो सकता है, पॉजिटिव ट्रॉपिज्म भी हो सकता है। दूसरी चीज है नास्टिक मूवमेंट, नास्टिक मूवमेंट नॉन डायरेक्शनल होते हैं, ठीक है, मतलब ये किसी चीज के डायरेक्शन के टूवर्ड्स या फिर ग्रो नहीं कर रहे होते, ये सिर्फ और सिर्फ टच के टूवर्ड्स रिस्पॉन्स कर रहे होते हैं। जैसे कि भाई हमारा सबसे इंपॉर्टेंट जो एक प्लांट है दैट इज प्यूबिका मिमोसा, उसको हम लोग बोलते हैं भाई टच मी नॉट, ठीक है, छुई मुई। उसको जब भी छुआ होगा कभी ना कभी आप लोगों ने लाइफ में एक्सपीरियंस किया होगा तो बंद हो जाता है, तो क्या करता है भाई, टच के टूवर्ड्स रिस्पॉन्स करता है, ठीक है। तो नास्टिक मूवमेंट हमारे नॉन डायरेक्शनल प्लांट मूवमेंट होते हैं जो कि भाई एक्सटर्नल स्टिमुलाई के थ्रू सिर्फ रिस्पॉन्स करते हैं, ना ग्रोथ हो रही होती है ना टूवर्ड्स जाते हैं, ठीक है, सिर्फ रिस्पॉन्स करते हैं। तो ट्रॉपिक और नास्टिक मूवमेंट में डिफरेंस समझ में आया, फर्क और अंतर। चलो भाई
बात करनी है ट्रॉपिक मूवमेंट को डिटेल में पढ़ना है। ट्रॉपिक मूवमेंट बहुत सारे तरीके के होते हैं, फोटोट्रॉपिक, कीमोट्रॉपिज्म, प्रोटोट्रॉपिज्म भी होता है, कीमोट्रॉपिज्म भी होता है, जियोट्रॉपिज्म भी होता है, हाइड्रोट्रॉपिज्म भी होता है, बहुत सारे ट्रॉपिज्म होते हैं। चलो पहले बात करें फोटो। फोटो मतलब क्या होता है? फोटो मतलब होती है लाइट, ठीक है। अब जो प्लांट सनलाइट के टूवर्ड्स ग्रो कर रहे होते हैं उनको कहलाते हैं, वो क्या कर रहे होते हैं? वो कहलाते हैं फोटोट्रॉपिक प्लांट्स या फिर फोटोट्रॉपिज्म कर रहे होते हैं, ठीक है। ये देखो उनका स्टिमुलस क्या होता है? हर चीज का, हर ट्रॉपिक मूवमेंट का एक स्टिमुलस होगा। इनका स्टिमुलस क्या है? इनका स्टिमुलस लाइट है। यहाँ पर ऐसे लिख लो भाई बड़ा बड़ा, इनका स्टिमुलस क्या है? इनका स्टिमुलस लाइट है। लाइट कलर का पेन लूंगी मैं, ये लो, ठीक है। चलो भाई, अब एक जो प्लांट मूव करता है, किसके थ्रू मूव करता है? अगर लाइट के थ्रू मूव कर रहा है तो पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म दिखा रहा है, लेकिन अगर लाइट के अपोजिट मूव कर रहा है तो वो नेगेटिव फोटोट्रॉपिज्म दिखा रहा है। इसके लिए सबसे बढ़िया एग्जांपल है क्या भाई? हमारा सनफ्लावर। चलो भाई, अब देखो यहाँ पर ये नेगेटिव ट्रॉपिज्म की बात हो गई है, जो कि हमारे रूट्स करती हैं, सनलाइट के अपोजिट जाती हैं। चलो जियोट्रॉपिज्म, जियो 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 जियोग्राफी नहीं, जियो का मतलब क्या होता है भाई? अर्थ, ठीक है। अब ये अर्थ के टूवर्ड्स, ग्रेविटी के टूवर्ड्स मूव कर रही हैं। ऐसे प्लांट्स की सारी ही जो रूट्स होती हैं वो ग्रेविटी के टूवर्ड्स मूव करती हैं। तो भाई इसका स्टिमुलस क्या होगा? इसका स्टिमुलस है ग्रेविटी। क्या लिख रही हूं मैं? ठीक है, इसका स्टिमुलस क्या है भाई? ग्रेविटी। तो ग्रेविटी, अब भाई ऐसे प्लांट्स, ऐसी डायरेक्शनल मूवमेंट जो ग्रेविटी के टूवर्ड्स जा भी रही हो, ग्रोथ भी कर रही हैं, ठीक है। तो भाई ऐसे प्लांट्स क्या कहलाते हैं? जियोट्रॉपिक प्लांट, या फिर और इसी मूवमेंट को क्या बोलते हैं? जियोट्रॉपिज्म भी बोलते हैं। जो ग्रेविटी के टूवर्ड्स मूव करती हैं वो पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म शो करती हैं, और जो ग्रेविटी के अगेंस्ट जाती है वो नेगेटिव जियोट्रॉपिज्म। जैसे कि भाई शूट क्या है? शूट ग्रेविटी के अपोजिट ग्रो करता है तो वो नेगेटिव जियोट्रॉपिज्म दिखा रहा है। रूट्स ग्रेविटी के टूवर्ड्स फ्लो करती हैं तो वो पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म दिखाती है। याद रखना है इन बातों को। चलो हाइड्रोट्रॉपिज्म, हाइड्रो नाम से ही समझ गए होगे भैया, हाइड्रो का मतलब क्या होता है? वाटर। याद रखो, लिख लो, अलग अलग कलर की पेन लेके बैठ जाओ और लिख लो ताकि चीजें हाईलाइट होती रहें, ठीक है। जिंदगी में तो कुछ और बचा नहीं है हाईलाइट होने को, रंग बिरंगी कॉपी ही बना लो रंगीन करने के लिए। चलो भाई, हाइड्रोट्रॉपिज्म, जो प्लांट वाटर के टूवर्ड्स ग्रोथ करते हैं, ठीक है, पानी के टूवर्ड्स बढ़ते चले जाते हैं, उनको बोलते हैं हाइड्रोट्रॉपिज्म, ठीक है, हाइड्रोट्रॉपिक प्लांट। और ऐसे ही मूवमेंट को हाइड्रोट्रॉपिज्म बोलते हैं। चलो भाई, मॉइस्चर या फिर मॉइस्चर ही बोल सकते हैं, वाटर के टूवर्ड्स ही बोल सकते हैं। पॉजिटिव हाइड्रोट्रॉपिज्म, जो हाइड्रो मतलब वाटर के टूवर्ड्स भी मूव करते हैं, उनको पॉजिटिव हाइड्रोट्रॉपिक प्लांट्स बोलते हैं। चलो भाई, अब इनका रिस्पॉन्स नेगेटिव कब कहलाता है? जब प्लांट्स के पार्ट अपोजिट टू द हाइड्रोट्रॉपिज्म, मतलब अपोजिट टू द वाटर या फिर अपोजिट टू द मॉइस्चर ग्रो करते हैं। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। आगे चलो, आगे है हमारा लास्ट पार्ट, दैट इज थिग्मोट्रॉपिज्म। थिग्मोट्रॉपिज्म को हम लोग क्या बोलते हैं भाई? थिग्मोट्रॉपिज्म ही बोलते हैं। और इसका जो रिस्पॉन्स होता है, स्टिमुलाई होता है, वो टच होता है। अब कोई चीज टच के टूवर्ड्स कैसे ग्रो होती है? देखो आपके घर में या फिर कहीं ना कहीं आपने क्लाइंबर्स देखे हैं, ठीक है, बेल देखी है, लताएं देखी है, वो क्या करती है? वो किसका सपोर्ट लेती है? किसी न किसी चीज का सपोर्ट लेके ग्रो करती है। जैसे कि आपके दरवाजे के पास लगा है, डोर के पास लगा है, तो जहां पर जैसे जैसे डोर जा रही है तो वो जैसे जैसे डोर कह रही हूँ, जैसे जैसे वो डोर का जो जो स्ट्रक्चर है, जो जो हिस्सा है, वो पूरे डोर में लपेटती जाएंगे, ठीक है। तो किसी चीज का सहारा ले रही हैं, किसी चीज को टच कर रही हैं, अगर वो चीज उनसे टच हो रही है तो उसी का सहारा लेके, ठीक है, उसी का सहारा लेके क्या करती रहेंगी? ग्रो करती रहेंगी धीरे धीरे। तो क्या है भाई? थिग्मोनास्टिक। थिग्मोनास्टिक सबसे अच्छा एग्जाम्पल याद रखो भाई, यहाँ पर थिग्मोनास्टिक का एग्जाम्पल है जो कि हमारे ऐसे प्लांट्स होते हैं, क्लाइंबर्स होते हैं, ठीक है। जैसे कि ये देखो भाई, थिग्मोनास्टिक टच के टूवर्ड्स रिस्पॉन्स करती हैं। अब देखो थिग्मोनास्टिक में वो भी प्लांट्स आते हैं, और सॉरी थिग्मोट्रॉपिज्म में वो भी प्लांट्स आते हैं। जैसे कि अगर हम लोग बात करें, क्या प्यूबिकस मिमोसा थिग्मोट्रॉपिज्म शो करता है? अब ट्रॉपिज्म मूवमेंट तो ऐसे होते हैं जो ग्रोथ करते हैं टूवर्ड टच, लेकिन प्यूबिका मिमोसा हमारे
उसमें नहीं आता है, थिगमोट्रोपिज्म में नहीं आता है। ठीक है, थिगमोट्रोपिज्म में वही प्लांट आते हैं जो कि टच के टुवर्ड्स ग्रो करते हैं। तो जितने भी हमारी बेल हैं, लताएं हैं, वो किस में आती हैं भाई? थिगमोट्रोपिज्म में आती हैं। चलो भाई, जैसे कि बात करें भाई टेंड्रल्स, क्लाइंबर्स की जितनी भी टेंड्रल्स होती है, पी में देखा होगा, क्यूकम्बर में देखा होगा, बिटर गार्ड में देखा होगा। ठीक है, वो सरफेस के थ्रू सरफेस के कांटेक्ट में ग्रो करती हैं। उनको अगर कोई पेड़ मिल जाए तो वहां ग्रो करने लगेंगे, कोई भी चीज मिल जाए, ठीक है, पोल मिल जाए तो पोल में लिपट के ग्रो करने लगेंगी। तो ये क्या शो करती हैं? थिगमोट्रोपिज्म शो करती हैं। ट्रोपिज्म वर्ड जहां भी है तो ग्रोथ याद रखना, थिगमो से पीबिका मिमोसा मत लिख के आना। ठीक है, थिगमोनास्टिक मूवमेंट है, वो टच के टुवर्ड्स से रिस्पॉन्स करता है, ग्रो नहीं करता है। ट्रोपिज्म में ग्रोथ भी आती है। ठीक है, तो टेंडल्स ऑफ क्लाइंबर जैसे कि पी हो गया, क्यूकम्बर हो गया, बिटर गार्ड हो गया एंड सो ऑन। ठीक है, चलो भाई, यही था भाई थिगमोट्रोपिज्म। नास्टिक मूवमेंट भी समझ में आ गया, ट्रोपिज्म मूवमेंट भी समझ में आ गया, दैट्स इट। अब यहाँ पर हाँ एक और चीज बची है भाई, कीमोट्रोपिज्म। कीमोट्रोपिज्म का जो हमारा स्टिमुलाई होता है वो क्या होता है भाई? कीमो मतलब के केमिकल। ठीक है, अब केमिकल, प्लांट में केमिकल, ये प्लांट में केमिकल होते हैं। कैसे भाई? केमिकल के टुवर्ड्स, किसी भी सब्सटेंसेस के टुवर्ड ग्रो करना है। और सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे अच्छा एग्जांपल जो है भाई वो हमारा है ओवरीज के टुवर्ड्स हमारे किसका ग्रो होना? पॉलन ट्यूब का। ये ग्रो होते हैं भाई इन द इंडिकेशन ऑफ शुगर। ठीक है, शुगरी सब्सटेंसेस। अब देखो क्या होता है यहाँ पर, जो ओवरीज है, ठीक है, अब पॉलन ग्रेन अपने आप ही उग के चली आती है यहाँ पर। ठीक है, कीमोट्रोपिज्म जो केमिकल जिसका स्टिमुलस होता है, मूव कर रहे हैं, उसके टुवर्ड ग्रो कर रहे हैं। कीमोट्रोपिक मूवमेंट का सबसे अच्छा एग्जांपल है पॉलन ट्यूब का ग्रोथ टुवर्ड्स द प्रेजेंस ऑफ शुगर इन द स्टिग्मा एंड स्टाइल। ठीक है, स्टिग्मा और स्टाइल में क्या होते हैं भाई? यहाँ पर भी शुगर होती है, तो यहाँ पर आके चिपकते हैं और शुगर की ही वजह से, प्रेजेंस ऑफ शुगर की वजह से वो पूरा ग्रो करते हैं। ठीक है, यहाँ तक चले आते हैं ओवरी तक और ओवरी में आगे कनेक्ट होते हैं। कीमोट्रोपिज्म में स्टिमुलस केमिकल है, केमिकल यहाँ पर अच्छा एग्जांपल दे दिया है, इसके सिवा कुछ नहीं जानना है। यहाँ पर ट्रॉपिक मूवमेंट खत्म होते हैं। हम लोगों ने कीमोट्रोपिज्म पढ़ा, थिगमोट्रोपिज्म पढ़ा, फोटोट्रोपिज्म पढ़ा, हाइड्रोट्रोपिज्म पढ़ा, जियोट्रोपिज्म पढ़ा, सारे ट्रोपिज्म समझ लिए। प्लांट हार्मोन, प्लांट हार्मोन क्या होते हैं? हाँ, प्लांट में भी हार्मोन्स होते हैं भाई, प्लांट का भी अपना अलग ही एंडोक्राइन सिस्टम है, प्लांट के भी हार्मोन्स होते हैं। प्लांट में होते हैं भाई कुछ ऑक्सिन, जिब्रेलिन, साइटोकिनिन और एब्सिसिक एसिड, इसको ABA बोलते हैं। अब देखो कुछ होते हैं प्लांट में ग्रोथ रेगुलेटर्स जो कि ग्रोथ को हेल्प कर रहे होंगे, ग्रोथ में हेल्प कर रहे होंगे। ऑक्सिन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन। ठीक है, ये जो AGC है ये क्या कर रहे होंगे? ये ग्रोथ में हेल्प कर रहे होंगे। ऑक्सिन कैसे ग्रोथ में हेल्प करता है? ये हमारी जितनी भी सेल्स होती है उनका एनलार्जमेंट करता है, उनको बड़ा बनाता है, सेल डिफरेंशिएशन में भी हेल्प करता है। ठीक है, फ्रूट के ग्रोथ में भी हेल्प करता है। ऑक्सिन ग्रोथ में हेल्प करता है, याद रखना। ठीक है, जिब्रेलिन क्या करता है? सेल का एनलार्जमेंट करता है, सेल को लंबी करता है। ठीक है भाई, और इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सिन ऑल्सो, ठीक है, फ्रूट ग्रोथ भी करता है। ठीक है, अब देखो जितनी भी सीड की और बर्ड की डोमेंसी होती है वो कौन मेंटेन करता है? जिब्रेलिन ही मेंटेन करता है, याद रखना। साइटोकिनिन, साइटोकाइनिन का वर्ड से ही पता चल रहा है किसी न किसी चीज का डिवीजन हो रहा है। और किसका डिवीजन हो रहा है? साइटो, साइटो मतलब होता है सेल। ठीक है, तो सेल का डिवीजन, अब सेल डिवीजन से ग्रोथ होती है, एक सेल से 2 सेल बनी, 2 सेल से भाई 4 सेल बनी। ठीक है, तो ये कौन करवाता है प्लांट में? साइटोकाइनिन करवाता है। ठीक है, डोमेंसी ऑफ सीड्स एंड बड भी मेंटेन करके रखता है। अब देखो भाई, अब हमारी जितने भी लीव्स है उनकी एजिंग को डिले करता है, बूढ़ी ना हो जाए, विल्ट ना हो जाए, गिर ना जाए। ठीक है, और ओपनिंग और क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा में भी कौन हेल्प करता है? सिर्फ ओपनिंग में हेल्प करता है साइटोकाइनिन। एब्सिसिक एसिड एक ग्रोथ इनहिबिटर है, जहां ये तीनों लोग ग्रोथ करने में लगे हैं, एब्सिसिक एसिड ग्रोथ को डुबाने में लगा है कि नहीं भैया ग्रोथ नहीं हो पाएगी, हम नहीं करने देंगे। ठीक है, डोमेंसी ऑफ सीड,
ठीक है। अब यहाँ पर ये क्या है भाई, ये ब्रेक कर रहे हैं डोमेंसी ऑफ सीड को, ये भी ब्रेक कर रहे हैं भाई सीड और बर्ड की डोमेंसी को, लेकिन ये प्रमोट कर रहे हैं कि भाई जितनी जल्दी सीड्स और बर्ड की डोमेंसी होगी भाई उतनी जल्दी प्लांट में सारे क्रियाक्रम होके प्लांट पूरा हो जाएगा। ठीक है। क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा, ये तो ओपन कर रहे हैं साइटोकाइनिन, लेकिन ये क्या कर रहे हैं, क्लोज कर रहे हैं। ठीक है। विल्टिंग एंड फॉलिंग ऑफ लीव्स एंड फ्रूट्स, ठीक है, फ्रूट्स और लीव्स का प्लांट से गिरना भी कौन करवाता है, ये एब्सिसिक एसिड करवाते हैं। और ये क्या होते हैं, ये गैसियस हार्मोन होते हैं, याद रखना। ठीक है, गैसियस हार्मोन होते हैं, याद रखना। चलो तो भाई आप देखो जैसे कि आपने फ्रूट्स वगैरह खाए हैं, ठीक है, वो जब सड़ जाते हैं तो उनमें अजीब सी स्मेल आती है। ठीक है। अब ये किसकी वजह से आती है, इन्हीं की वजह से आती है, एब्सिसिक एसिड की वजह से आती है। चलो ये जो चार थे ये हमारे कौन थे भाई, ये हमारे कुछ ग्रोथ हार्मोन्स भी थे और कुछ ग्रोथ इनहिबिटर हार्मोन्स भी थे। तो कुछ ऐसे हार्मोन्स होते हैं प्लांट में जैसे कि ऑक्सिन, जिबरेलिन और साइटोकाइनिन जो ग्रोथ को रेगुलेट करते हैं, और कुछ हार्मोन्स होते हैं जो कि हमारे ग्रोथ को इनहिबिट करते हैं प्लांट की, वो होते हैं हमारे एब्सिसिक एसिड। इतना पार्ट याद रखना, इससे ज्यादा कुछ नहीं याद रखना है। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स में हम लोगों ने उसका नर्वस सिस्टम, जो कि भाई उसके मूवमेंट्स के बारे में पढ़ा, और उसके एंडोक्राइन सिस्टम मतलब कि उसके हार्मोन्स के बारे में पढ़ा। एनिमल्स में भी सारी चीजें हम लोगों ने पढ़ ली है। सबसे इंपॉर्टेंट जो पार्ट है हमारे नर्व्स का पार्ट है, न्यूरॉन्स का पार्ट है, रिफ्लेक्स एक्शन और ब्रेन का पार्ट है, हार्मोन्स भी हैं। तो सारी चीजें ही बहुत इंपॉर्टेंट है। वन शॉट में मैंने कोशिश करी थी भाई जितनी भी ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें मैं डाल सकूं तो मैंने डाली है। एक क्विक रिविजन होने वाला है अगर आप ये लेक्चर या वन शॉट अच्छे से अटेंड करते हो। ओके, आई होप आप अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। सिंस ये हमारा लास्ट चैप्टर था भाई, तो भाई बैक बेंचर सीरीज में अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन सॉल्विंग। अब चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं तो आपका काम क्या है भाई, उन चैप्टर को अच्छे से रिवाइज करते हुए चलना, खुद के भी क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हुए चलना। इंस्टाग्राम पेज पे भाई हमारा कोई मेंशन हुआ होगा, इंस्टाग्राम पेज पे हमारे रोज एक रील आ रही है जिसमें हम 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहे हैं साइंस के और मैथ्स के, भाई वो फॉलो करते हुए चलो, वो क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हुए चलो। हमारे सारे सोशल जितने भी प्लेटफॉर्म है उनसे कनेक्टेड रहो भाई, बहुत हेल्प होने वाली है आपके 2025 बोर्ड्स में। और मैं तो भाई यही कहूंगी कि अगर अभी से पढ़ना नहीं स्टार्ट किया है तो पढ़ना स्टार्ट कर दो, और अभी से अपना शस्त्र उठा लो और लग जाओ काम पे। और मुझे पूरा भरोसा है कि भाई मेरे बच्चे तो बोर्ड्स में तोड़ के ही आएंगे। चलो भाई अभी के लिए इतना ही। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में जो भी डाउट्स हो तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना, और अच्छे से नोट्स बनाते हुए चलना। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। हेल्दी रहोगे तो भाई बोर्ड्स में बहुत अच्छे से कर पाओगे, और आपका अभी सिर्फ एक ही एम होना चाहिए, दैट इज बोर्ड्स 2025। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जो कि होने वाली है हमारी क्वेश्चन प्रैक्टिस सीरीज। कुछ बैटल्स भी आएंगी बीच में, स्टे कनेक्टेड। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए इतना ही, बाय बाय।